Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Old NCERT, Class 7, Chapter 6, and the name of the chapter is The Coming of the Mughals and the European. It's a pretty important chapter और इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो मुगल थे उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया था इंडिया में। तो जो दिल्ली सुल्तनत की जो एंड की जो डायनेस्टी थी वो लोधी डायनेस्टी थी और उस टाइम पे वो दिल्ली को रूल कर रहे थे जब मुगल्स ने कॉन्कर्ड किया था नॉर्दर्न इंडिया को। इस टाइम पे अंडर लोधी डायनेस्टी जो सल्तनत की जो पोजीशन थी वो काफी ज्यादा बेसिकली अगर हम कहें तो वीक हो चुकी थी और जो सल्तनत का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट था वो भी काफी ज्यादा स्मॉल हो चुका था। अब ये जो पोजीशन इनकी जो वीक हो चुकी थी इसके मारे क्या हो रहा था, जो वेरियस प्रोविंसेस थे उन्होंने अपने आप को डिटैच कर लिया था फ्रॉम दी सल्तनत, ओके, या सिंपली अगर हम कहें ब्रोक अवे कर लिया था और अपने आप को क्या कर लिया था, इंडिपेंडेंट किंगडम्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। इंडिपेंडेंट अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया था कि हम इंडिपेंडेंट किंगडम से हम किसी के कंट्रोल में नहीं है। नाउ जो लोधी किंग्स आए उन्होंने कहा कि बेसिकली ये जो नोबल्स हैं ये चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं और ये पावर को भी नहीं मान रहे हैं सुल्तान की, तो क्यों ना बेसिकली इनको कंट्रोल में लाया जाए। लेकिन ये जो नोबल्स थे अब ऑलरेडी वो इंडिपेंडेंट हो चुके थे, अब ये जो कंट्रोल करना चाहता लोधी डायनेस्टी ने ये उनको बेसिकली उनके इंटरेस्ट में नहीं था। तो ये जो नोबल्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि बेसिकली कैसे हम रिड कर सकें लोधी किंग्स को, बिकॉज ये हम पे प्रेशराइज कर रहे हैं और हमको अपने कंट्रोल के अंदर लाना चाहते हैं। तो ये जो नोबल्स थे इन्होंने प्लॉट किया बेसिकली एक कॉन्स्पिरेसी और इस कॉन्स्पिरेसी के थ्रू इन्होंने हेल्प ली काबुल के रूलर की और उस टाइम काबुल के रूलर थे दैट इज दी बाबर। और ये जो बाबर हैं इनको कहा जाता है कि ये डिकेडेंट है ऑफ तिमूर के, डिकेडेंट ऑफ तिमूर। और ये जो बाबर थे ये पहले भी बेसिकली रेड्स कर चुके थे इंडियन फ्रंटियर्स पे और जानते थे कि जो इंडिया है वो काफी ज्यादा रिच एंड फर्टाइल है। तो जब नोबल्स उनसे हेल्प मांगने गए तो उन्होंने एग्री कर दिया और क्या देखने को मिलता है कि वो अपनी आर्मी ले आए थे पंजाब में। अब अगर मैं कहूं ये जो कॉन्स्पिरेसी है क्या ये सिर्फ नोबल्स लेके आए थे और स्पेशली अगर मैं कहूं कि अफगान नोबल्स, तो ऐसा नहीं था। अफगान नोबल्स के साथ साथ कुछ इंडियन राजपूत भी थे और उसमें से एक नेम फॉरमोस्ट है दैट इज द राणा संगा जो कि थे मेवाड़ के। उन्होंने भी बेसिकली बाबर की हेल्प ली थी लोधीज को डिथ्रोन करने में। अब बाबर के बारे में देखते हैं। सो इन 1526 में एक बैटल फॉर्ट होता है, ठीक है, और वो होता है प्लेन ऑफ पानीपत में जहां पे बाबर ने लोधी आर्मी को डिफीट कर दिया था। और यहां से हमको ट्रेस होता है कि जो मुगल्स हैं उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। अब इसका जो अगर हम रीजन देखें बेसिकली क्या रीजन था कि ये सक्सेसफुल काफी ज्यादा हो गए, तो ये जो बाबर थे फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज किया था आर्टिलरी का जो ये लेके आए थे सेंट्रल एशिया से। अब ये जो आर्टिलरी थी इस टाइप का जो मिलिट्री जो टूल था वो काफी ज्यादा न्यू था इंडियन आर्मी के लिए और वो उसको समझ नहीं पाए। साथ ही साथ बाबर की अगर हम देखें जो कैवेलरी थी वो स्मॉलर थी, तो बाबर्स कैवेलरी वॉज स्मॉल लेकिन बहुत ज्यादा इफिशियंट और डिसिप्लिन थी वो। और यही रीजन था कि जो बेसिकली जो सोल्जर्स थे उनके सामने लोधी डायनेस्टी के उनको इजीली उन्होंने डिफीट कर दिया था, ओके। और उसके साथ काफी ट्रेन कैवेलरी भी थी। साथ ही साथ जो बाबर थे उन्होंने अपने सोल्जर को इस तरीके से अरेंज किया था कि वो कम टाइम में बहुत फास्टली मूव कर पाए वन प्लेस टू दी अनदर, जो कि बैटलफील्ड में काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उनके बारे में कहा जाता है कि जो बाबर हैं वो एक गुड जनरल तो है ही, साथ ही साथ उन्होंने अपने कम सोल्जर्स का दैट इज स्मॉल आर्मी थी लेकिन उसका जो सोल्जर्स का जो यूटिलाइजेशन था वो काफी इफेक्टिव तरीके से किया और बेस्ट पॉसिबल एडवांटेज उनसे लिया। तो लोधी जो थे बेसिकली डिफीट हो गए थे और साथ ही साथ जो बाबर्स थे, अब क्या हुआ था कि बाबर को इसलिए बुलाया गया था कि वो आएंगे लोधीज को हराएंगे और जो इतनी भी वेल्थ है वो प्लंडर करेंगे और रिटर्न कर जाएंगे काबुल में, ओके, जैसा नोबल्स चाहते थे। बट ऐसा हुआ नहीं। बाबर ने क्या कह दिया कि बाबर ने कहा कि अब हम यहां पे स्टे करेंगे, नाउ स्टे ऑन इंडिया। अब ये जो बेसिकली जो स्टेटमेंट थी कि हम स्टे करेंगे, सिर्फ प्लंडर करके नहीं चला जाएंगे,
ओके तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी नोबल्स के लिए। जब उन्होंने कहा कि हम स्टे करेंगे तो उन्होंने ऑक्यूपाई किया था दिल्ली जो सीट ऑफ पावर थी उस टाइम, और आगरा को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। ओके नाउ जो अफगान नोबल्स थे और साथ ही साथ में जो उनकी हेल्प कर रहे थे, अफगान नोबल्स हो गया, अफगान नोबल्स और राणा संगा, अब ये जो हेल्प कर रहे थे और सिंपली इन्होंने हेल्प मांगी थी बाबर की। अब जब बाबर ने कह दिया कि हम इंडिया में स्टे करेंगे तो ये उनके अगेंस्ट में हो गए, दैट इज बाबर के अगेंस्ट में हो गए कि ये जो हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था, अब जो बाबर स्टे करेगा तो ऑब्वियसली जो हमारी पोजीशन है वो अंडरमाइन हो जाएगी। सो और ये दोनों लोग दैट इज अफगान नोबल्स और राणा संगा चाहते थे कि ये जो बाबर है इनको स्टॉप किया जाए सो दैट ये फर्दर एनेक्सेशन ना कर पाए टेरिटरीज का इंडिया में, लेकिन बाबर ने इन सबको डिफीट कर दिया था। आफ्टर दैट ये देखने को हमें मिलता है कि जो बाबर थे वो काफी टाइम जिंदा नहीं रह पाए थे और उनकी डेथ हो जाती है 1530 में। जब डेथ होती है तभी उन्होंने काफी एरियाज को कॉन्कर कर लिया था और आज के टाइम में देखें तो उनके अंडर में पंजाब आ चुका था, दिल्ली आ चुका था, गंगा प्लेन आ चुका था एंड साथ ही साथ कुछ रीजन बिहार का भी आ चुका था। तो उन्होंने अपने आप को इन एरियाज का मास्टर बना लिया था जब उनकी डेथ हुई। नाउ बाबर के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल नहीं थे जिनको पता था कि अपनी आर्मी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और कैसे उसको फाइट करवानी है इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। साथ ही साथ उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो एक ग्रेट पोएट एंड राइटर भी थे। सो ही वाज आल्सो अ ग्रेट पोएट एंड राइटर एज वेल। और इनका जो लैंग्वेज यूज करते थे बेसिकली ये टर्किश लैंग्वेज को यूज करते थे और इनका जो स्टाइल था वो काफी ज्यादा एक्सीलेंट था इन टर्किश में। इन्होंने वेरियस मेमोइर्स लिखे, ही रोट वेरियस मेमोइर्स इन विच इन्होंने बेसिकली रिकॉर्ड करे जो थॉट्स थे उस टाइम पे और जो वेरियस इवेंट्स हुए थे उसको नोट किया। साथ ही साथ ये काफी एडॉन थे नेचुरल ब्यूटी से, ठीक है, तो इनको नेचुरल ब्यूटी काफी ज्यादा पसंद थी और इसीलिए हमको ये देखने को मिलता है चाहे वो माउंटेन्स हो, ट्रीज हो, फ्लावर्स एंड एनिमल्स, और ये जहां पे भी जाते थे, जहां पे भी अपनी पावर को स्टैब्लिश करते थे या जिस एरिया को कॉन्कर्ट करते थे और जहां पे ये रहते थे तो वहां पे हमको वेरियस नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है इन दी फॉर्म्स ऑफ गार्डन देखने को मिलता है। ओके और ये गेम भी खेलते थे दैट इज द पोलो, और पोलो गेम काफी खेलते थे। नाउ इनके गेम को इंट्रोड्यूस करने के बाद इसका पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई पोलो की और अब इंडियन नोबल्स भी इसको काफी ज्यादा खेलने लगे थे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं हुमायूं सन ऑफ बाबर। तो जो बाबर थे उन्होंने इंडियन टेरिटरी को कॉन्कर किया था और फाउंड किया था एक डायनेस्टी को जिसको मुगल के नाम से जानते हैं, बट ही डिड नॉट लिव लॉन्ग और यही रीजन था कि वो इस डायनेस्टी को इम्यून नहीं कर पाए थे फ्रॉम द एनिमीज और ये प्रॉब्लम्स हुमायूं को उनके सन को जब वो पावर में आए तो काफी ज्यादा फेस करना पड़ा था। तो जो मुगल्स थे बेसिकली इंडिया में नए थे और उनको डिफिकल्ट हो रही थी कि वो कैसे मेंटेन करें अपनी पोजीशन को, और ये जो न्यूली फाउंडेड जो किंगडम था इसको अटैक कर रहे थे अफगान नोबल्स ऑन दी वन साइड, और साथ ही साथ इस टाइम पे बहादुर शाह जो कि गुजरात के थे वो भी थ्रेटन कर रहे थे दिल्ली को। नाउ ड्यू टू विच जो हुमायूं थे उनको काफी कम टाइम मिला था कि प्रॉपर तरीके से वो ऑर्गेनाइज कर पाए अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और साथ ही साथ रेवेन्यू को इस न्यूली कॉन्कर्ड डायनेस्टी को जो उनके फादर ने कॉन्कर्ड किया था और उसको सक्सीड किया था उन्होंने, बट वो काफी सक्सेसफुल हुए थे कॉन्कर करने में प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा, बट साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि वो फेल हो गए थे अपनी पावर को स्टैब्लिश करने में इन दी वेस्टर्न इंडिया। तो उन्होंने कॉन्कर्ड किया था गुजरात का एरिया एंड मालवा का एरिया, बट उस टाइम पे वो फेल हो गए थे वेस्टर्न इंडिया में अपने पावर को एस्टैब्लिश करने में, दैट इज हम हुमायूं की बात कर रहे हैं। इन ईस्टर्न इंडिया में अगर हम देखें तो ईस्टर्न इंडिया में हमको देखने को मिलता है कि वहां पे एम्बिशियस अफगान किंग थे जो कि रूल कर रहे थे। तो ईस्टर्न इंडिया में सिचुएशन कुछ डिफरेंट थी बिकॉज वहां पे अफगान थे, अफगान किंग, और ये जो अफगान किंग थे ये चाहते थे कि हम कॉन्कर करें दिल्ली को और अपने आप को इन्होंने बेसिकली डिक्लेयर कर रखा था सुल्तान। ओके और ये जो है इनका नाम है शेर शाह। शेर शाह एक इंपॉर्टेंट फिगर है मेडिवल हिस्ट्री की, तो इनके बारे में हम कुछ डिटेल में देख लेते हैं। तो शेर शाह सिर्फ थ्रेटन नहीं कर रहे थे बट उन्होंने इवन अटैक भी किया था मुगल इंडिया पे, अटैक्ड मुगल किंग एज वेल,
उन्होंने उन पे अटैक भी किया था और 2 बैटल्स फॉट होती हैं जो वो हुमायूं के साथ लड़ते हैं और इन दोनों में ही बैटल्स में, दैट इज 2 बैटल्स जो कि शेर शाह हुमायूं के साथ करते हैं और इन दोनों ही बैटल्स में जो हुमायूं हैं उनको डिफीट देखनी पड़ती है, यानी हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी इन दीज 2 बैटल्स। नाउ अब जो मुगल्स थे वो रिट्रीट करने लगे थे फ्रॉम द नदर्न इंडिया और जो किंगडम था जिसको जो बाबर ने एक्वायर्ड किया था वो लॉस्ट हो जाता है। नाउ जो अनहैप्पी जो हुमायूं थे, जो लॉस्ट हो गए थे, डिफीट कर दिए गए थे, वो बेसिकली वॉन्डर कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह इन राजस्थान एंड सिंध में और फाइनली अमरकोट में ये देखने को मिलता है कि अमरकोट वहां पे एक सन बॉर्न होता है जो कि लेटर में अकबर द ग्रेट बनते हैं। तो यहां पे उनका जो जन्म होता है वो अमरकोट में होता है। नाउ हुमायूं उस टाइम पे क्या हुआ, फाइनली लीव कर जाते हैं सिंध को और चले जाते हैं पर्शिया। तो हुमायूं एट द टाइम लीव सिंध एंड एक तरीके का शेल्टर ले लेते हैं पर्शिया में। अब नेक्स्ट सब टॉपिक इज शेर शाह। तो शेर शाह का जो रियल नेम है दैट इज द फरीद और ये जो शेर यूज करते हैं अपने नेम में इट इज बिकॉज उन्होंने एक टाइगर को किल किया था। इनके फादर के बारे में देखें तो वो एक नोबल मैन थे और उनके अंडर में एक स्मॉल स्टेट था नियर जौनपुर। शेर शाह काफी एम्बिशन थे और यही रीजन था कि उनके एम्बिशन के थ्रू उन्होंने एक्वायर किया मोर एंड मोर लैंड और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को बिल्ड किया। तो उन्होंने एक्वायर किया मोर लैंड बिकॉज ऑफ इट एम्बिशंस और एक एस्टैब्लिश करी स्ट्रॉन्ग आर्मी को और अपने आप को उन्होंने एक इंडिपेंडेंट किंग के तरीके से प्रोक्लेम किया था, इंडिपेंडेंट किंग। और आफ्टर हुमायूं को डिफीट करने के बाद उन्होंने अपने आप को प्रोक्लेम किया था एज अ रूलर ऑफ इंडिया। वो काफी एम्बिशियस थे। नाउ सिर्फ ये जो रूलर ऑफ इंडिया थे उससे वो सेटिस्फाई नहीं थे, सिंपली वो चाहते थे कि जो उनका रूल हो वो काफी इफिशियंट हो। तो वो बनना चाहते थे एक इफिशियंट रूलर और वो उस टाइम में अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिसीज थी उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर थे। सो पॉलिसीज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वो काफी ज्यादा उनसे इंस्पायर थे, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था वो उसी लाइन पे उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करना चाहते थे, आइदर वो मिलिट्री हो या फिर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो वो और जब वो सुल्तान बने आफ्टर डिफीटिंग दी हुमायूं तो सबसे पहली थिंग उन्होंने क्या किया, रीऑर्गेनाइज करी अपनी आर्मी को। तो फर्स्ट थिंग रीऑर्गेनाइज्ड आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया और साथ ही साथ उन्होंने एस्टैब्लिश किया एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स ताकि कोई भी चैलेंज आता है तो उसको इजिली वो काउंटर कर पाए और एडमिनिस्ट्रेशन को भी काफी ज्यादा इंप्रूव्ड किया जो कि रिक्वायरमेंट थी। एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंप्रूव्ड एज वेल। ओके, और ये उन्होंने कैसे किया, बेसिकली जो ऑफिसर्स थे उनको पता था कि जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो सैलरीज है वो रेगुलरली पेड करनी चाहिए सो दैट वो डिससेटिस्फाई ना हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने जो सैलरीज थी ऑफिसर्स की उन्होंने उस पर काफी ज्यादा एम्फसाइज किया। ये जो सैलरीज हैं ये रेगुलरली पेड होनी चाहिए और इसमें कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, ताकि डिससेटिस्फैक्शन ना आ पाए। ओके, नाउ अगर हम देखें तो बेसिकली उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी भी ऑफिसर को कोई कंप्लेंट होती है वो डायरेक्टली मुझसे आके बात कर सकता है और यही रीजन था कि वो अपने सब्जेक्ट्स के यानी जो उनके लोग थे वो काफी ज्यादा पॉपुलर थे और वो टाइम टू टाइम वेरियस टूर्स भी खुद करते थे। अब ये जो टूर्स था उसका काफी रीजन था कि वो पर्सनली इंस्पेक्ट करना चाहते थे कि जो ऑफिसर्स को मैं वर्क दे रहा हूं क्या वो ग्राउंड पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू कलेक्शन ऑफ टैक्स वो काफी ज्यादा केयरफुल थे, यानी वो एक तरीके का इफिशियंसी पे काफी मेंटेन कर रहे थे। तो वो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस जो थे उस पे काफी ज्यादा केयरफुल थे कि जो टैक्सेस है वो इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उसमें डिससेटिस्फैक्शन आ जाए, बिकॉज जो टैक्सेस डिमांड है जो कल्टीवेटर से वो करेंगे वो ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए फिक्स करने के लिए उन्होंने एक न्यू असेसमेंट किया। ओके, तो टैक्स को फिक्स करने के लिए न्यू असेसमेंट देखने को मिलता है हमको उनके अंडर में, न्यू असेसमेंट जिसमें सारी की सारी जितनी भी जमीन है और लैंड है इनके किंगडम में उसको असेस किया जाएगा। नाउ असेसमेंट जो था बेसिकली ये किस बेसिस पे किया जाता था, ये जो सेम मेजरमेंट था जो कि अलाउद्दीन खिलजी के रेन पे किया गया था। तो प्लीज डू रिमेंबर कि ये जो मेजरमेंट है ये जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ था
उसी की मेजर्स पे और उसी के एक पैटर्न पे देखने को हमको मिलता है। नाउ उनको इसलिए भी जाना जाता है कि वो उन्होंने वेरियस रोड्स को कमीशन किया था। उनके ऑर्डर्स पे काफी ज्यादा रोड्स का भी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ रोड्स के अलोंग में काफी ट्रीज को लगाया जाता था, वेल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता था और रेस्ट हाउसेस को भी बनाया जाता था कि जो ट्रैवलर्स है उन रोड से ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पे वो टायर्ड होने पे रेस्ट कर सके। नाउ जो मेन हाईवे था ड्यूरिंग दी मौर्यास, मेन हाईवे जो कि मौर्यास के टाइम पे बनाया गया था, जो लिंक करता था नदर्न इंडिया को विद द बंगाल से, उसको रीबिल्ड किया गया। और प्रेजेंट डे जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि है फ्रॉम पेशावर टू कैलकाटा, अगर हम देखें तो वो क्लोजली फॉलो करती है लाइन ऑफ द अर्लियर रोड, जो अर्लियर रोड्स पे बेसिकली जो इसी रूट पे बनी थी। नाउ अब जो था, जो दिल्ली था उसको भी रोड से कनेक्ट कर दिया गया था। अब ये जो दिल्ली था इसको जो रोड से कनेक्ट किया गया था, ये कनेक्ट किया था बुरहानपुर से और साथ ही साथ जौनपुर से भी, इन दोनों से इसको कनेक्ट किया गया था। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिकली ये जो रूट्स थी ये काफी ज्यादा यूजफुल थे, सिर्फ ट्रैवलिंग के पर्पज से नहीं, बट अब जो लोगों की जो लाइफ थी वो काफी इजियर हो गई थी, बिकॉज जो ऑफिसर्स थे वो इजिली एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते थे क्विकली। और ये जो रोड्स थी ये मर्चेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल हो गई, बिकॉज मर्चेंट्स इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर पाते थे अपना गुड्स। तो जैसे फैसिलिटेट हो पाया फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो ये ट्रेड में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अनदर थिंग जो कि शेरशाह से एसोसिएटेड है दैट इज द इशुएंस ऑफ कॉइन, और उनके कॉइन को रुपया कहते हैं। और अगर हम देखें तो ये सेम नेम है जो हम मॉडर्न रुपी के लिए यूज करते हैं। नाउ एक टाइम पे ये क्वाइट एविडेंट लग रहा था और ये पॉसिबल भी लग रहा था कि जो शेरशाह हैं वो एक तरीके से ग्रेट सुल्तान के तरीके से एमर्ज हो, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया, बिकॉज शेरशाह जो थे ओनली 5 ईयर्स ही रूल कर पाए और उनके जो वेरियस आइडियाज थे वो प्रैक्टिस में नहीं आ पाए। इट इज बिकॉज ऑफ इट शॉर्ट टाइम पीरियड। और 1545 में उनकी डेथ हो जाती है। इट वॉज ड्यू टू एन एक्सीडेंट। रीजन क्या था कि वो सीज करने गए थे कालिंजर को, जहां पे एक गन बस्ट हो गई थी उनके फेस पे और उनकी सडन डेथ हो गई थी। अब ये जो डेथ थी एक तरीके की अपॉर्चुनिटी थी या सिंपली ब्लेसिंग्स थी हुमायूं के लिए, बिकॉज अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं होगा दिल्ली में तो जो किंगडम्स ऑफ जो नॉर्थ थे वो अलग अलग हो जाएंगे, बिकॉज कोई भी इफेक्टिव रूलर नहीं है। और जो हुमायूं थे उनको लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि कैसे फिर से रीगेन करी जाए दिल्ली की जो लॉस थ्रोन थी। नाउ हुमायूं ने स्टार्ट कर दिया कॉन्कर्ट करना। सबसे पहले जो हुमायूं ने कॉन्कर्ट किया था आफ्टर डेथ ऑफ शेर शाह, वो किया था कांधार को और रीएस्टैब्लिश कर लिया अपना कंट्रोल ओवर काबुल पे। काबुल पे उन्होंने अपनी पावर को एस्टैब्लिश कर दिया। अब इस पे इनकी पावर को गेन करने के लिए दैट इज द काबुल में, और इस सबको हेल्प किया था सफाविद किंग ने, सफाविद किंग ने, और ये थे पर्शिया के जो कि लोकेटेड है ईरान में। तो इस तरीके से उनकी हेल्प के थ्रू इन्होंने काबुल को भी कंट्रोल कर लिया था। नाउ अब जो हुमायूं थे यूज कर रहे थे काबुल को एज अ बेस और कैंपेन कर रहे थे इंडिया में। फिर नेक्स्ट 1555 में हमको यह देखने को मिलता है कि जो हुमायूं है उन्होंने कॉन्कर्ट कर लिया था पंजाब का एरिया और कैप्चर कर लिया था दिल्ली को, एंड साथ ही साथ आगरा को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था। और इसी के साथ साथ हमको रीस्टैब्लिश देखने को मिलता है, रीस्टैब्लिश्ड मुगल पावर इन इंडिया, मुगल पावर इन इंडिया। और ये ओनली पॉसिबल हुआ कब? 1555 में। इसके बाद हुमायूं इस सक्सेस को काफी ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाए थे, बिकॉज एक साल के अंदर ही उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो बेसिकली आ रहे थे इवनिंग प्रेयर से और स्टेयर्स पे उनका पैर फिसल गया था। और सिंपली ये भी कहा जाता है कि वो शेर शाह लाइब्रेरी जो थी वहां से आ रहे थे और स्लिप हो गए थे, फेल होके उनका बेसिकली डेथ हो जाती है। और उसके बाद उनको सक्सीड किया था उनके सन दैट इज अकबर ने, और उनकी रेन में हमको देखने को मिलता है वंस अगेंस्ट एक तरीके की प्राउड सिविलाइजेशन, प्राउड सिविलाइजेशन।
ना ये तो था वन पार्ट। अब हम देख लेते हैं दूसरे पार्ट, दैट इज डेक्कन की तरफ देख लेते हैं कि उस टाइम वहां पे क्या चल रहा था। तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द बहामनी किंगडम। तो जो इवेंट्स हो रहे थे नदर्न इंडिया में वो बेसिकली सीरियसली अफेक्ट नहीं कर रहे थे जो किंगडम्स थे पेनिनसुला में, बट जो सिचुएशंस तब चेंज हुई जब मुगल ने अपनी पावर को फिर से एस्टैब्लिश कर लिया था। अब जो मुगल्स थे, मुगल्स एक्सपेंशन पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। अब मुगल्स जो थे वो एक्सटेंड करने लगे थे अपना कंट्रोल इन दी पेनिनसुला एज वेल, और बेसिकली यूनाइट करने लगे थे ऑलमोस्ट होल ऑफ द इंडिया, जो हमको अकबर के अंडर में देखने को मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बहामनी किंगडम्स। तो अगर हम देखें 15th सेंचुरी में हमको ये देखने को मिलता है जो बहामनी जो किंगडम है वो काफी ज्यादा प्रॉस्परस था। तो उसकी जो प्रॉस्पेरिटी थी वो काफी ज्यादा थी। ओके, सिंपली कहा जाए एक प्रॉस्पर्ड किंगडम था। अब ये था क्यों? इट वॉज पार्टली ड्यू टू द वाइज रूल ऑफ मिनिस्टर जो कि मोहम्मद गवान थे। ठीक है, तो वाइज रूल ऑफ हिज मिनिस्टर जो कि थे मोहम्मद गवान। ओके, तो मोहम्मद गवान के बारे में अगर हम देखें तो इन 1453 में एक पर्शियन मर्चेंट्स थे जिनका नाम था मोहम्मद गवान, वो बहामनी किंगडम में आए और उन्होंने जो किंग्स थी उनकी सर्विस में आ गए। सून इट इज बिकॉज ऑफ इट इफिशिएंट, और उनके जो आइडियाज थे वो काफी अच्छे थे, तो चीफ मिनिस्टर्स उनको बना दिया गया था ऑफ द बहामनी किंगडम्स। और फॉर 25 ईयर्स जो मोहम्मद गवान थे उन्होंने हेल्प किया था बहामनी किंग्स को रूल करने में वाइजली एंड जस्टली। और बहामनी जो किंगडम थे उन्होंने काफी ज्यादा बेसिकली रीऑर्गेनाइज किया रेवेन्यू सिस्टम्स, तो रीऑर्गेनाइज रेवेन्यू सिस्टम, और ये काफी ज्यादा एक इफेक्टिव रेवेन्यू सिस्टम एमर्ज में हुआ। अब ये जो था रेवेन्यू सिस्टम के साथ रीऑर्गेनाइज करने के साथ ही साथ उनको ये भी पता था कि अपने एम्पायर को बचाने के लिए उनको एक स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए है। ओके, तो सेकेंड थिंग उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेवेन्यू सिस्टम के बाद किया कि मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। अब स्ट्रॉन्ग आर्मी को मेंटेन करने के लिए आपको काफी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज चाहिए थे। नाउ इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपली ऐसा नहीं किया कि काफी जो टैक्स था उसको इंक्रीज कर दिया अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर या पीपल के ऊपर, जो कि उस टाइम के फुलिश रूलर्स ने किया था। आई एम सॉरी आई एम सेइंग फुलिश, इट इज बिकॉज इट्स मेंशन इन द एनसीईआरटी। तो उस टाइम पे इक्वेट किया जाता था कि इन्होंने ऐसा नहीं किया, उस टाइम के जो फुलिश रूलर्स ने किया था। गवान ने क्या किया था, बेसिकली सिचुएशन को केयरफुली एनालिसिस किया और इन्होंने क्या किया कि अनदर वे ऑफ गेटिंग रेवेन्यू, की रेवेन्यू जो है अगर हम देखें टैक्स की एक लिमिटेड कंडीशन है कि एक अमाउंट ऑफ टैक्स ही आप इंक्रीज कर सकते हो, उसके ज्यादा आप करोगे तो डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगा आपके सब्जेक्ट्स में और आपके रूल में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इन्होंने सोचा हमको रिसोर्सेज चाहिए हैं, लेकिन ये रिसोर्सेज जो है हम किसी और के थ्रू लेके आएंगे। तो एज ए रिजल्ट इन्होंने कैप्चर किया था गोवा को। अब गोवा को कैप्चर करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था, और उस टाइम जो गोवा था बेसिकली विजयनगर के अंडर में था, बिकॉज ये जो गोवा था यहां पे काफी ज्यादा ट्रेड होता था और ट्रेड्स के थ्रू काफी ज्यादा प्रॉफिट आता था। नाउ अगर हम बहामनी सुल्तान का कोड देखें, बहामनी सुल्तान का कोड, तो वो डिवाइडेड था टू पार्ट्स में। एक जो वहां के लोकल मुस्लिम्स थे जो कि नेटिव थे इंडिया के, और दूसरे फॉरेनर्स जो कि आउटसाइड इंडिया से आए थे लाइक गवान्स। अब ये जो टू ग्रुप्स थे अमंग दी बहामनी किंगडम और बहामनी सल्तनत, ये दोनों बेसिकली क्या थे, जेलस करते थे एक दूसरे से, यानी जिसकी भी पावर इंक्रीज होती थी वो उससे जेलसी करते थे और काफी ज्यादा कॉन्स्पायर करते थे अगेंस्ट ईच अदर। फाइनली जो लोकल ग्रुप थे उन्होंने परसुएट किया किंग को टू हैव द गवान मर्डर, और फिर हमको देखने को मिलता है इस तरीके से जो गवान थे जो कि बहुत ही इफिशियंट चीफ मिनिस्टर थे, उनकी मर्डर हो जाता है इन द ईयर 1481 में। नाउ गवान की जो डेथ थी वो एक ग्रेट सेटबैक था फॉर द बहामनी किंगडम्स। रीजन क्या था, वो बहुत ही इफिशिएंट इफेक्टिव एक गुड मिनिस्टर थे, और उनकी डेथ के बाद जो लेटर रूलर्स आए वो काफी ज्यादा इनइफिशिएंट और इफेक्टिव थे और सिंपली कहा जाए वीक थे, और उनके अंडर में जो बहामनी किंगडम था या फिर जो बहामनी एम्पायर था वो भी काफी ज्यादा वीक हो गया था। और साथ ही साथ जो सुल्तान्स थे उनकी पावर को अंडरमाइन करना स्टार्ट हो गया था, बिकॉज वेरियस जो नोबल्स थे वो अपने आप को उन्होंने इंडिपेंडेंट कर लिया था, अपने आप को डिटैच कर लिया था फ्रॉम दी सुल्तान। और ये भी देखने को मिलता है कि सम ऑफ जो नोबल्स थे वो इवन सुल्तान को डायरेक्टली चैलेंज करने लगे थे। नाउ इस टाइम पे हमको अटैक भी देखने को मिलते हैं, और ये जो अटैक थे ये आते हैं फ्रॉम दी विजयनगर एम्पायर से, बिकॉज अर्लियर
जब सेंट्रल अथॉरिटी थी वो काफी इफिशिएंट थी, इफेक्टिव थी अंडर वेरियस एबल रूलर्स और साथ ही साथ जो मिनिस्टर्स थे लाइक गवान। लेकिन आफ्टर दैट जब सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो जाती है तो विजयनगर उनके ऊपर अटैक करने लगता है बहामनी किंगडम के ऊपर, और इवेंचुअली हमको ये देखने को मिलता है जो बहामनी किंगडम था जो एक टाइम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था, अब वो ब्रोक हो जाता है इनटू 5 न्यू किंगडम्स में, 5 न्यू किंगडम्स में। अब ये जो 5 न्यू किंगडम्स थे ये कौन कौन से थे? ये थे बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिदार एंड बेरार। लेटर क्योंकि इनके बीच में भी राइवलरीज थी, बिकॉज यही तो रीजन था कि डिफरेंट डिफरेंट नोबल्स आ गए थे, उन्होंने अपनी रीजनल पावर को एस्टैब्लिश कर लिया था। लेटर हमको ये देखने को मिलता है जो बेरार है बेसिकली इसको कॉन्कर कर लिया था अहमदनगर ने, तो इट वॉज कॉन्कर्ड बाई अहमदनगर, और जो बिदार है उसको बीजापुर ने कॉन्कर्ड कर लिया था, बीजापुर। तो एट द एंड सिर्फ 3 किंगडम्स रिमेन रह गए थे, दैट इज द बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर, बिकॉज जो बिदार और बिरार है इनको एनेक्स कर लिया था वेरियस, दैट इज जो बिरार है उसको अहमदनगर ने और जो बिदार है उसको बीजापुर ने कॉन्कर्ड कर लिया था। नेक्स्ट इज द विजयनगर एम्पायर। नाउ इस टाइम पे जो विजयनगर एम्पायर थे उसमें काफी ज्यादा इंटरनल डिफिकल्टीज आ रही थी, इंटरनल और ये जो इंटरनल डिफिकल्टीज आ रही थी इट इज बिकॉज वहां पे काफी ज्यादा डायनेस्टीज चेंज हो रही थी, डायनेस्टीज चेंज, और इसने जो इंटरनल डिफिकल्टीज आ रही थी विजयनगर एम्पायर को वीकेंड कर दिया था। और ये जो विटनेस होता है वीकनेस विजयनगर एम्पायर की, ये हमको देखने को मिलता है 15th सेंचुरी में। बट एक चीज और हुआ, इस टाइम पे बहामनी किंगडम जो था वो डिक्लाइन हो रहा था और जो डेथ हो गई थी मोहम्मद गवान की, उसने क्या किया, जो किंगडम था विजयनगर एम्पायर का, एक टाइम फिर से बेसिकली चांस दिया कि जो विजयनगर एम्पायर है वो पावरफुल बन पाए। तो बहामनी किंगडम के बाद, उनके डिक्लाइन के बाद एक बार फिर से रिवाइवल देखने को मिलता है हमको विजयनगर एम्पायर का, और ये जो रिवाइवल देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है अंडर विजयनगर किंग कृष्णदेव राय। इनका टाइम पीरियड है 1509 से 30 तक। नाउ कृष्णदेव राय जो थे इन्होंने नए से कॉन्कर्ड किया रायचूर दुआ जो कि काफी फर्टाइल था और रेवेन्यू के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। रायचूर द्वीप को कॉन्कर्ड किया, साथ ही साथ इनकी जो आर्मीज थी उन्होंने रेड करना स्टार्ट कर दिया था और अटैक करना स्टार्ट कर दिया था बहामनी किंगडम्स को। तो अटैक बहामनी किंगडम एज वेल। साथ ही साथ ये काफी ज्यादा इन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्गर प्रूव किया देन दी बहामनीज और इन्फ्लिक्ट करी डिफीट ऑन द किंगडम ऑफ ओडिशा एज वेल। तो जो ओडिशा का जो किंगडम था उसको भी इन्होंने हरा दिया और सिंपली विजयनगर एम्पायर ने हरा दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ कृष्णदेव राय। ऑन द वेस्ट कोस्ट देखें अगर हम, ऑन द वेस्ट कोस्ट यहाँ पे जो भी प्रिंसिपैलिटीज थी उनके साथ जो विजयनगर के जो रिलेशंस थे वो काफी ज्यादा फ्रेंडली थे। अब ये फ्रेंडली रिलेशंस इसलिए थे बिकॉज जो विजयनगर था यहाँ से वो ट्रेड करता था और इस टाइम वेस्ट कोस्ट का ट्रेड काफी ज्यादा प्रॉस्परस था बिकॉज जो ट्रेड होता था वो वेस्ट एशिया से होता था, साउथ ईस्ट एशिया से होता था। और कृष्णदेव राय को रियलाइज था कि ये जो किंगडम्स है इनको अटैक नहीं करना चाहिए, ये पीस में ही रहना चाहिए, तभी ये विजयनगर के साथ ट्रेड कर पाएंगे और जब ट्रेड करेंगे तो जो वेल्थ है वो विजयनगर में आएगी। नाउ कृष्णदेव राय काफी कंसर्न थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, ड्यू टू विच कृष्णदेव राय वेरियस टूर्स भी करते थे। टूर्स में वो ये एग्जामाइन करते थे जो भी ऑफिशियल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, जो उनके सब्जेक्ट्स हैं वो उनको कोई डिफिकल्टीज तो नहीं हो रही है। और उनको वो चाहते थे कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर में विजयनगर एम्पायर को कन्वर्ट करना है तो एग्रीकल्चर जो है
उसको काफी ज्यादा इंप्रूव करना है, बिकॉज एग्रीकल्चर इज द बैकबोन। जब ज्यादा से फूड प्रोड्यूस होगा तो आप सरप्लस होगा, ट्रेड भी कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना है। अब इस एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए रिक्वायर्ड था एक्सटेंसिव इरिगेशन, एक लार्ज स्केल पे इरिगेशन करना, एक्सटेंसिव इरिगेशन। अब ये इरिगेशन जो है ये कैसे अचीव किया जाए, तो उन्होंने बिल्ड करवाए लार्ज डैम्स थ्रू विच जब भी टाइम रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पे इरिगेशन हो सकता है। साथ ही साथ जो कृष्णदेव राय है ये अपने इसलिए भी जाने जाते हैं बिकॉज इन्होंने वेरियस बिल्डिंग्स को बिल्ड करवाया था, कमीशन किया था, और साथ ही साथ जो ओल्ड टेम्पल्स थे उनको भी रिपेयर्स करवाया था, टेम्पल्स को भी रिपेयर करवाया था। विजयनगर एम्पायर में अगर कृष्णदेव राय को हम देखें तो वहां पे जो एजुकेशन का लेवल था हमेशा से ही काफी ज्यादा था, और यही रीजन था कि जो कृष्णदेव राय थे वो भी एजुकेटेड थे इन संस्कृत में एंड साथ ही साथ तेलुगु में, और इन्होंने कंपोज करी थी एक लॉन्ग पोएम, और ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो जाती है तेलुगु में, जिसका नाम है अमुक्त मर्यादा। अमुक्त मर्यादा। अब व्हाट एग्जैक्टली इट्स अबाउट द अमुक्त मर्यादा, तो इन ब्रीफ हम कह सकते हैं कि ये एक्सप्लेन करती थी कि हाउ द किंग शुड रूल, कि किंग को कैसे रूल करना चाहिए। ओके, तो कैसे किंग को रूल करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं थ्री किंगडम्स ऑफ द डेक्कन। थ्री किंगडम्स ऑफ द डेक्कन। तो इस टाइम पे कृष्णदेव जो राय थे वो उनकी डेथ हो जाती है इन द ईयर 1530 में। उनकी डेथ के बाद जो विजयनगर की जो पावर है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये डिक्लाइन होना इसलिए स्टार्ट हो जाती है बिकॉज इनके जो सक्सेसर्स थे वो किंगडम्स को मैनेज नहीं कर पाए, और उसी टाइम पे ये देखने को मिलता है जो थ्री किंगडम्स ऑफ डेक्कन थे, दैट इज बीजापुर, गोलकोंडा एंड अहमदनगर, ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। अब ये वेट कर रहे थे कि कैसे विजयनगर एम्पायर वीक हो ताकि वो अटैक कर पाए विजयनगर एम्पायर को, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो वीक हुआ विजयनगर एम्पायर तो इन्होंने अटैक कर दिया विजयनगर एम्पायर को। अब ये जो इंसिडेंट होता है ये होता है इन द ईयर 1565। नाउ हमने ये देखा था कि ये जो थ्री किंगडम्स ऑफ डेक्कन है पहले 5 थे, उसको मर्ज होकर 3 हो गए थे बिकॉज 2 को उन्होंने एनेक्स कर लिया था। तो ये जो थे इनके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई भी सम सॉर्ट ऑफ अगर मैं कहे कॉपरेशन नहीं था। लेकिन जो विजयनगर थी स्टिल अ लार्ज पावर थी, बड़ी पावर थी, उसको हराने के लिए क्या चाहिए था कि इंडिविजुअल आप लोग नहीं कर सकते, तो हमको इस टाइम पे सम सॉर्ट ऑफ बेसिकली क्या मिलता है, यूनिफिकेशन देखने को मिलता है इन तीनों पावर्स के अंदर। ओके, बीजापुर, गोलकोंडा एंड अहमदनगर। और फाइनली 1565 में एक डिसिसिव बैटल होती है जिसका नाम था बैटल ऑफ टलीकटा, बैटल ऑफ टालीकोटा, और इसको वेरियस अदर नेम से भी जाना जाता है, राक्षसा तलीगुड्डी। ओके, तो आप बैटल ऑफ टलीकोटा जो है इट वाज रिलेटेड टू दी और एंड ऑफ दी विजयनगर एम्पायर आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो ग्लोरी थी विजयनगर एम्पायर की वो एंड हुई, और साथ ही में जो थ्री डेक्कन्स के जो किंगडम्स थे वो ना इस विक्ट्री को ज्यादा देर इंजॉय नहीं कर पाए। उन्होंने अपना होल्ड तो बना लिया था लेकिन वो विक्ट्री ज्यादा देर इंजॉय नहीं कर पाए। रीजन क्या था, जो मुगल थी अब उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया था, और मुगल को ये रियलाइज हो गया था कि बेसिकली कि कंट्रोल करना है डेक्कन को, और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ का जो ट्रेड हो गया उस तरीके से ये जो डेक्कन है इसको काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर उनको ऑल इंडिया पावर बनना है तो सारा का सारा चाहे वो नॉर्थ हो या फिर सदर्न हो उसमें डेक्कन हो वो भी कंट्रोल करना है। सो देयरफॉर ये जो एक्सटेंशन था मुगल पावर का इनटू डेक्कन जिसने डिस्ट्रॉय किया अल्टीमेटली डेक्कन किंगडम्स को। तो इस तरीके से डेक्कन में सिंपली मुगल रूल को एस्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिया एंड द यूरोप। इंडिया एंड यूरोप। नाउ जो मुगल्स थे वो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कहूं कि वही लोग थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था इंडियन की हिस्ट्री को, तो ऐसा नहीं था। 15th सेंचुरी में और स्पेशली मोर अप्रोप्रिएट टू से एंड ऑफ द 15th सेंचुरी में क्या देखने को मिलता है, अनदर पीपल जो कि कंप्लीटली डिफरेंट लोग थे जो कि अराइव किए थे। उन्होंने वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में इन लार्ज शिप्स अराइव इन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया
और ये आउटसाइडर्स थे, ये लार्ज शिप से आए थे, लार्ज शिप से आए थे। इनमें से फर्स्ट अगर हम देखें तो थे पोर्चुगीज, और सिंपली कहें कि फर्स्ट पोर्चुगीज शिप्स ने लैंड किया था वेस्ट कोस्ट पे, और ये जो लेके आए थे दैट इज दी वास्को गामा, और ये इंसिडेंट हुआ था 1498 में। ना जो पोर्चुगीज थे वो ट्रेड करने आए थे और उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ। अब ये जो एक यूरोपियंस आए थे दैट इज द पोर्चुगीज, उन्होंने ट्रेड किया और उस टाइम पे उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट किया। तो ये क्या होगा, अब ये एनकरेज करेगा इनके फेलो मेंबर्स में, ठीक है ना, एनकरेज करेगा कि और लोग भी आए और इस तरीके का जो ट्रेड है वो प्रैक्टिस करें, और उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट मींस प्रॉफिटेबल उस टाइम पे काफी ज्यादा ट्रेड था इंडिया से, या स्पेशली हम कहें कि इस रीजन से करना, इंडिया या फिर ईस्ट या फिर एशिया से करना। सो जो यहाँ पे जो इस टाइप की जो जर्नी थी, चाहे वो इंडिया हो या फिर साउथ ईस्ट एशिया में जो हो, ये लॉन्ग जर्नी होती थी। और पोर्चुगल से अगर हम कहें तो काफी ज्यादा मंथ्स लगते थे उसको आने में, बिकॉज उन लोग को सेल करना पड़ता था अराउंड द सदर्न टिप ऑफ द अफ्रीका, जो थी केप ऑफ गुड होप। तो काफी ज्यादा टाइम लगता था वहां तक रीच होने में, स्पेशली इंडिया में अगर हम देखें और पोर्चुगीज के रिस्पेक्ट में, या फिर हम और साउथ ईस्ट एशिया की बात करें या फिर एशिया की बात करें। लेकिन वो तब भी आते थे बिकॉज यहाँ का जो प्रॉफिट था वो काफी ज्यादा उनको प्रोवाइड करवाते थे। नाउ सून जब उनको ये प्रॉब्लम होने लगी तो उन्होंने क्या किया, स्टेशन करना स्टार्ट कर दिया और सिंपली स्मॉल एरियाज ऑफ जो लैंड था उनको एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया और अपनी फैक्ट्रीज को बिल्ड करना स्टार्ट कर लिया। तो बिल्ड स्मॉल फैक्ट्रीज, और लेकिन उस टाइम पे अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव जो था इनका वो था सिर्फ और सिर्फ ट्रेड। समटाइम्स ये जो लैंड के लिए जिसको ये एक्वायर करते थे, जिसमें फैक्ट्रीज बनाते थे, इनको पेड भी करते थे, पैसे दे के खरीदते थे और समटाइम्स बाय फोर्स भी कर लेते थे। ना जो पोर्चुगीज जो मर्चेंट्स थे बेसिकली जो फैक्ट्रीज के आसपास में रहते थे या फिर जो पोर्ट्स थे जो आसपास में सेटलमेंट्स के थे उनको हम कहते हैं, और सॉरी फैक्ट्रीज के आसपास जो थे उनको हम कहते हैं सेटलमेंट्स। उन एरियाज को हम कहते हैं एक सेटलमेंट्स। जैसे पोर्चुगीज का होगा, ऐसे अलग अलग जो पावर्स आते गए उन्होंने अपने सेटलमेंट्स को स्टैब्लिश करते गए। एंड व्हेनेवर ये जो पोर्चुगीज सेटलमेंट्स थे बेसिकली इनके साथ ही साथ यहाँ पे हमको मिशनरीज भी देखने को मिलते हैं। मिशनरीज, अब ये जो मिशनरीज थे ये यूरोपियन पावर्स के साथ ही आते थे और ये स्प्रेड करते थे क्रिश्चियनिटी को। बेसिकली दे कम टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी। वन ऑफ अर्ली सेटलमेंट अगर हम देखें जो वो है गोवा, और इसको पोर्चुगीज ने कैप्चर किया था। कैप्चर किया था इन द ईयर 1510 में। नाउ जो पोर्चुगीज ट्रेडर्स थे वो बेसिकली उनके लिए जो मोस्टली कहा जाता है कि वो फर्स्ट यूरोपियंस थे, लेकिन ऐसा नहीं था। वेरियस इंडिविजुअल यूरोपियन मर्चेंट्स भी बेसिकली ट्रेड करने के बहाने से ऑलरेडी ट्रेवल कर चुके थे वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया में। उनमें से एक नेम इंपॉर्टेंट आता है दैट इज द मार्को पोलो। अब ये जो मार्को पोलो थे ये आए थे वेनिस से और इन्होंने विजिट किया था साउथ और निकेटन, साउथ और जो निकेटन थे वो आए थे रशिया से, जिन्होंने ट्रेवल किया था बेसिकली डेक्कन में। अब ये जो मर्चेंट्स थे ये अकेले आए थे, लेकिन जब पोर्चुगीज आए थे और उनके जो सेटलमेंट्स उन्होंने बनाए थे वो इसीलिए बनाए थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे आ पाए और उसको सपोर्ट कर पाए। और बेसिकली ये जो पोर्चुगीज थे इसमें एक चीज और भी डिफरेंट थी कि ये ग्रुप्स में आ रहे थे और इनको सपोर्ट कर रही थी इनकी पोर्चुगीज किंगडम, मींस वो एनकरेज कर रहे थे कि आप जाइए ट्रेड करिए वर्ल्ड के साथ। ओके, तो जो पोर्चुगीज थे उनके साथ सिचुएशंस क्या डिफरेंट, एक तो वो ग्रुप्स में आ रहे थे और दूसरा उनके पास बैकिंग थी पोर्चुगीज किंगडम की। ओके, नाउ अब जब ग्रुप में आ रहे हैं और पोर्चुगीज किंगडम की जो बैकिंग है तो वो अपने साथ साथ सोल्जर्स भी लेके आते थे और यही रीजन था कि वो कुछ एरियाज कॉन्कर भी कर लेते थे। स्टार्टिंग में हमने देखने को मिलता है कि कुछ एरियाज को कॉन्कर भी किया था और फिर वहां पे अपने सेटलमेंट्स बनाते थे। नाउ इन द 16th सेंचुरी में अदर यूरोपियन जो कंट्रीज थे उन्होंने भी अपने शिप्स और ट्रेडर्स को सेंड करना स्टार्ट कर दिया था। वो भी चाहते थे कि कैसे वो स्टैब्लिश कर पाए अपना सेटलमेंट फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। तो शिप्स आते थे इंडिया में फ्रॉम इंग्लैंड,
फ्रांस, डेनमार्क एंड हॉलैंड, along with various other places such as स्पेन हो गया, यहां से भी। तो हम कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि होल ऑफ यूरोप, अगर हम देखें होल ऑफ यूरोप, तो उस टाइम पे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था कि कैसे ट्रेड रिलेशनशिप बनाया जाए, ना सिर्फ इंडिया से बट मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया से भी। और ये जो ट्रेड था ये सिर्फ ओनली मोटिव नहीं था, वो और भी क्यूरियस थे अबाउट द डिस्कवरिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कैसे डिस्कवर किया जाए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की डिस्कवरी के लिए भी काफी ज्यादा वो कंसर्न थे और क्यूरियस थे, और साथ ही साथ जो न्यू कल्चर्स थे और जो पीपल्स थे उनके बारे में भी वो जानना चाहते थे, न्यू कल्चर्स एंड पीपल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक इज रेनेसेंस इन यूरोप। नाउ 15th सेंचुरी में समवेयर इन द इटली हमको ये देखने को मिलता है कि वहां पे कुछ मूवमेंट होता है और उसको रेनेसेंस कहते हैं। अब ये रेनेसेंस जो था इसका लिटरल मीन्स था दैट इज द रीबर्थ। अब ये रीबर्थ किससे, तो उससे पहले दैट इज इस टाइम से पहले ये कहा जाता है कि वेरियस लॉन्ग पीरियड थे डार्क एजेस के, और अब ये न्यू मूवमेंट आया है यूरोप में जिसने क्या इनेबल किया है और इसका क्या फीचर्स है कि इस टाइम पे जो मॉडर्न थिंकिंग है और जो लिविंग थी वो स्टार्ट हो गई थी। तो इस टाइम मॉडर्न थिंकिंग एंड लिविंग स्टार्टेड। और ये जो रेनेसेंस है ये बेसिकली सिंपली सेज दैट कि इट्स अ रिवाइवल ऑफ द इंटरेस्ट इन द एंशिएंट कल्चर ऑफ द यूरोप, चाहे वो प्री क्रिश्चियन कल्चर हो ऑफ द ग्रीक्स या फिर रोमन सिविलाइजेशन का। तो जो हिस्ट्री थी इस टाइम पे, फिलोसफी थी, लिटरेचर एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स जो थी ऑफ दी सिविलाइजेशन की, उनको इस टाइम पे केयरफुली स्टडीड किया गया था। तो आइदर इट्स हिस्ट्री, आइदर इट्स लिटरेचर, आइदर इट्स आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स, जो भी इन सिविलाइजेशन की थी इस टाइम पे इसको केयरफुली स्टडीड किया गया था, और सिंपली हम कहें रेनेसा में एक न्यू स्पिरिट के साथ उसको स्टडी किया गया था। सो ये जो स्टडीज थी बेसिकली जो अर्लियर सिविलाइजेशन में हो चुकी थी, इट लीड्स टू द न्यू वेज ऑफ थिंकिंग। सो फर्दर जब इनकी स्टडीज हुई इट लीड्स टू द न्यू वे ऑफ थिंकिंग। और जो स्कॉलर्स थे नाउ अब वो आस्क करने लगे थे वेरियस क्वेश्चंस, स्कॉलर्स अब आस्क करने लगे थे इसी बेसिस पे वेरियस क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चंस थे ये सोसाइटी के बारे में आस्क कर रहे थे कि उस टाइम की जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी थी, वेरियस लॉज जो एप्लीकेबल थे, एंड फिलोसॉफी, और साथ ही साथ रिलीजन पे। अब हर चीज पे जो इंडिविजुअल्स थे, स्कॉलर्स थे, वो सिंपली उनको कुछ भी बताया जाता था वो एक्सेप्ट ना करके वो खुद क्वेश्चन करने लगे थे। ओके, और जो प्रीवियसली जो पीपल ये देखा गया है कि वो एक्सेप्ट कर लेते थे ये जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे, सिंपली जो चर्च था या फिर क्रिश्चियन चर्च जो थे वो अगर आंसर देते थे उनको एक्सेप्ट कर लेते थे, बट नाउ उनको आंसर चाहिए थे अदर क्वेश्चंस के जो उस टाइम पे चर्च आंसर देना फेल्ड हो गए थे। नाउ ये जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी थी ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रेनेसा का। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी मीन्स सिंपली अगर किसी ने कोई आंसर दे दिया तो उसको सिंपली एक्सेप्ट नहीं कर लिया, बेसिकली और इंक्वायरी करी कि व्हाट इसका आंसर कहां से आया है, हर चीज को क्वेश्चन करने, लॉजिकल रीजन से सोच रहे हैं। और इस टाइम पे ना कि सिर्फ प्रिंसेस और साथ ही साथ जो वेरियस जो वेल्थी मर्चेंट्स थे उन्होंने भी काफी इंटरेस्ट लिया इन एक्टिविटीज में। और जो लॉन्ग कॉन्टेक्ट था विद द अरब, उसमें भी हमने लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं एनसीईआरटीज में कि जो अरब लर्निंग थी वो इंट्रोड्यूस करी थी इटली एंड स्पेन में। अरब लर्निंग वो भी इंट्रोड्यूस हुई थी स्पेशली इटली में एंड स्पेन में। नाउ ग्रेजुअली ये देखने को मिलता है कि जो चर्च है, चर्च की जो अथॉरिटी है ओवर स्कॉलर्स वो डिक्रीज देखने को मिलती है। अब ये डिक्रीज क्यों देखने को मिलता है? इट इज बिकॉज जो रेनेसा है वो स्प्रेड हो रहा था। अर्लियर क्या था, मिडिल एजेस में जो चर्च था उसका स्कॉलर्स के ऊपर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसेस था, लेकिन अब ये डिक्रीज होता जा रहा है। नाउ दिस टाइम जो पीपल थे,
दे वर नो लॉन्गर सिंपली विलिंग टू एक्सेप्ट एवरीथिंग जो उनको चर्च बता रहा था विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स, अबाउट गॉड एंड अबाउट ह्यूमन लाइफ। अब थिंकिंग को ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा था, थिंकिंग को काफी एम्फेसाइज किया जा रहा था, और थिंकिंग वॉज बेस्ड मोर एंड मोर ऑन वॉट अ मैन कुड ऑब्जर्व, जो उसको वो पर्सनली फील हो रहा था, जब वो सेंसेस के थ्रू उसको महसूस कर सकता था। ओके, एंड वेरियस वो क्वेश्चंस भी आस्क कर रहा था, रेदर देन अर्लियर क्या होता था, ऑन वॉट ही वॉज मेड टू बिलीव एंड ही शुड थिंक। तो चर्च उसको बताता कि ऐसी ऐसी चीजें हैं और वही वो सोचते थे। लेकिन अब क्या हो रहा था, वो इंडिविजुअल थिंकिंग को अपने आसपास की जो चीजें हैं उनके थ्रू, ऑन द बेसिस ऑफ थ्रू उसके लेंसेस उसको थिंक कर रहे हैं और क्वेश्चंस को आस्क कर रहे हैं। और यही रीजन था, ये जो प्रोसेस था, इट लीड्स टू द बर्थ ऑफ मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस का भी इस टाइम पे हमको बर्थ देखने को मिलता है, या सिंपली अगर हम कहें रेनेसांस में कि मॉडर्न साइंस का एमर्जेंस हुआ था या बॉर्न हुआ था। नाउ इस टाइम के जो स्कॉलर्स थे वो ऑब्जर्व करते हैं कि उनके आसपास क्या है, व्हाट वेंट ऑन अराउंड देम, और समटाइम्स एक्सपेरिमेंट भी करते थे चीजों के साथ। ओके, और ये जो उनकी पावर थी, दैट इज ऑफ रीजनिंग, कि हर चीज को वो रीजन करके सोचेंगे, सिंपली उनको बता दिया गया था वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। तो दे यूज देयर पावर ऑफ रीजनिंग टू डिस्कवर द लॉ ऑफ साइंस, की एग्जैक्टली इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या साइंस का जो है, ऑल्दो साइंस है किसी भी हर चीज के पीछे, लेकिन इसका क्या लॉज है बेसिकली जिससे रिलेट करता है। ओके, और साथ ही साथ इट लीड्स टू द इंप्रूविंग देयर नॉलेज, इट लीड्स टू द इंप्रूविंग देयर नॉलेज। जब उन्होंने चीजों को रीजनिंग के लेंस से देखा और साइंस का लॉजिक अप्लाई किया, तो ऑब्वियसली दैट लीड्स टू द इंप्रूव देयर नॉलेज। और सिंपली अब क्या कर रहे थे, दे डिड नॉट बिलीव दैट जो नॉलेज है वो गॉड के थ्रू आई है, कि गॉड प्रोवाइड कर रहा है नॉलेज, और उनको मेंटेन लगने लगा था कि जो ये मेंटेन दैट जो पीपल है मस्ट डिस्कवर नॉलेज बाय इंटेलिजेंटली ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड अराउंड देम। तो जो पर्सन है उसको वो इंटेलिजेंटली ऑब्जर्व करेगा अपने आसपास की चीजों को, और ये तब जो नॉलेज है तब उसके पास आएगी। साथ ही साथ जो अटेंशन था, इस टाइम पे काफी ज्यादा अटेंशन दिया गया वेरियस टेक्निक्स को एंड इंस्ट्रूमेंट्स, और साथ ही साथ वेरियस अटेम्प्ट्स भी किए गए। और इन सारी की सारी चीजों ने क्या किया, यह देखने को मिलता है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया था। इट लीड्स टू इंप्रूविंग इन टेक्नोलॉजी। और ऑल दिस मीन जो ह्यूमन बींग्स है अब उसको कंसिडर करने लगे थे सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड समथिंग स्पेशल। जो ह्यूमन बींग है अब उसको कंसिडर करने लगे थे सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। अर्लियर क्या था कि गॉड के इन एंड अराउंड सारी चीजों को हम रिवॉल्व करवाते थे। तो लेकिन ये जो न्यू डिस्कवरीज थी, न्यू साइंसेस का जो लॉस थे, बेसिकली जो वेरियस डिस्कवरीज हुई और इंटेलिजेंटली जब ऑब्जर्व करने लगे वर्ल्ड अराउंड देम, सो इट लीड्स टू सीइंग द ह्यूमन बीइंग एज अ सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, एंड वो काफी स्पेशल है, समथिंग स्पेशल। नाउ जो रेनेसां के जो थिंकर्स थे वो कहते थे कि जो नॉलेज है इट मस्ट बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कि ये जो हमको नॉलेज अचीव करी है हमने थ्रू रीजनिंग के, लॉजिकल रीजनिंग के, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यूज करेंगे बेसिकली फॉर द वेलफेयर या फिर बेनिफिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। ओके, अब जो इंपॉर्टेंस थी, अब हमने देखा था कैसे इंपॉर्टेंस दी जा रही थी इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स को, बिकॉज उसको सेंटर ऑफ द वर्ल्ड मान लिया था। लेकिन साथ ही साथ ये भी एम्फेसाइज किया जा रहा था कि जो फेलोशिप ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स है उनको भी स्ट्रेस किया जाए, कि इंडिविजुअल तो आ गया, इंडिविजुअल को एम्फेसाइज किया जा रहा था, बट साथ ही साथ जो फेलो लोग थे उनको भी इक्वली एम्फेसाइज किया जा रहा था, बिकॉज वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ पीपल मस्ट बी गुड टू ईच अदर, नॉट बिकॉज जो गॉड है उन्होंने कहा है, बट बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। हम एज ए ह्यूमन बींग्स जो हैं, इसलिए हम एक दूसरे के साथ में अच्छे तरीके से बेसिकली क्या कहेंगे, उसको बिहेव करेंगे। नाउ ये जो थिंकिंग था रेनेसां का, इसको एक तरीके का एग्जाम्पल माना जाता है, इन विच जो नॉलेज है उसको एस्ट्रोनॉमी में काफी ज्यादा एडवांस देखने को मिलता है इस रेनेसां की थिंकिंग से। ओके, नाउ एस्ट्रोनॉमी में अगर हम देखें कुछ, तो इन 15th सेंचुरी में एक पॉलिश फिलोसोफर थे। इन 15th सेंचुरी देयर इज वन पॉलिश फिलोसोफर, और इनका नाम था कॉपरनिकस। इन्होंने पुट फॉरवर्ड करी थी एक न्यू रेवोल्यूशनरी थ्योरी, न्यू
रेवोल्यूशनरी थ्योरी। और वो न्यू रेवोल्यूशनरी थ्योरी क्या थी कि जो सन है इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ओके, सो आई ट्राई टू मेक अ डायग्राम सो दैट इट विल मोर क्लियरली विजिबल। तो ये जो सन है, अब इसको कंसिडर किया गया था कि ये सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है और जो अर्थ है और जो अदर प्लैनेट्स हैं वो इसके इन एंड अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, नाउ ये जो था ये काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी थी, बिकॉज जो क्रिश्चियन चर्च थे वो हमेशा से ही बताते आए थे, टॉट करते आए थे कि जो अर्थ है उसको क्रिएट किया है गॉड ने और वो एक सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। नाउ जो कॉपरनिकस ने जो बताया, बिकॉज ट्राई टू प्रूव हिज थ्योरी, मेनली सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पे नहीं, उन्होंने वेरियस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी किए थे, साइंटिफिक लॉजिकल को अप्लाई किया था। सिमिलरली अगर हम इक्वेट करें आर्यभट्ट से, जिन्होंने मेनी सेंचुरीज पहले इंडिया में इसको बताया था कि जो अर्थ है और जो सन है उनके बीच का रिलेशन, जो सन है दैट इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। नाउ अर्ली 17th सेंचुरी में एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर भी थे, इटालियन एस्ट्रोनॉमर, और वो साइंटिस्ट भी थे, दैट इज द गैलीलियो। उन्होंने भी इस थ्योरी को प्रूव किया और सिंपली बेसिकली उसको सिंक्रोनाइज किया कि जो सन है इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। बट इनका जो वर्क था मेनली थियोरेटिकल कैलकुलेशंस पे नहीं था, बट उन्होंने बेसिकली यूज द वेरियस प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट भी किए थे, और उन्होंने सन और अदर प्लैनेट्स को ऑब्जर्व किया था थ्रू टेलीस्कोप। तो इन्होंने टेलीस्कोप का यूज किया था, उसके बेसिस पे बेसिकली इस थ्योरी को प्रूफ बताया था कि जो सन है इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड अराइव एट इज रिजल्ट। नाउ जो गैलिलियो का वर्क था वो काफी इंपॉर्टेंट था, साथ ही साथ बिकॉज रीजन क्या था उसका इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने साइंटिफिक मेथड को यूज किया था टू प्रूव हिज थ्योरी, नॉट मेनली ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल। Okay, so he was also challenging the authority of church और by declaring its knowledge to be wrong, कि जो चर्च बेसिकली बताता आ रहा था कि जो अर्थ है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, तो इस तरीके से उन्होंने चैलेंज भी किया था कि जो अथॉरिटी थी चर्च को। he got into trouble with the church as well। अब जो चर्च था बेसिकली फोर्स हिम टू स्टेट दैट इसकी थ्योरी जो है रॉन्ग है, बट ऑल्दो ये करेक्ट है और ये साइंटिफिकली प्रूवन थी। लेकिन चर्च ने पूरी कोशिश करी कि इस जो थ्योरी को इस तरीके की जो आ रही थी, जो चैलेंज कर रहा था चर्च को, उसको रॉन्ग प्रूफ किया जाए। बट जो ये जो नॉलेज थी इन्होंने जो ऑब्टेन करी थी थ्रू ऑब्जर्वेशन करके एंड वेरियस एक्सपेरिमेंट्स करके। अब ये क्या हो रहा था, ये स्प्रेड हो रही थी अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में, स्प्रेड टू दी अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। अब ये जो एक साइंटिफिक डेवलपमेंट था बेसिकली, इसने एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज इट लीड टू दी अदर साइंटिफिक डिस्कवरीज। उसके बेसिस पे अदर साइंटिफिक डिस्कवरीज स्टार्ट हो गई थी। तो वन साइंटिफिक डिस्कवरी इट लीड्स टू दी अदर साइंटिफिक डिस्कवरीज। नाउ अगर हम देखें, ऑल दिस डज नॉट हैपन इन अ हरी। अब ये एकदम से जल्दी से नहीं हो गया कि 10 to 15 ईयर्स में हो गया। इट टुक एटलीस्ट 2 centuries का टाइम लगा। बेसिकली ये जो मूवमेंट था स्प्रेड हुआ और इसने इन्फ्लुएंस करा थिंकिंग इन दी वेरियस पार्ट ऑफ द यूरोप। तो इसमें टाइम लगा, ओके, 2 centuries का 200 ईयर्स लगे। और अगर देखें इसको ट्रेस करें कि इसकी बिगनिंग कहां से हुई थी, तो इट बिगन इन दी टाउन्स ऑफ इटली और स्लोली वो स्प्रेड हुआ टू दी अदर टाउन्स ऑफ यूरोप, स्पेशली जो पॉपुलर टाउन्स थे वहां के, जैसे फ्रांस हो गया, हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया एंड इंग्लैंड। अब यहां पे जो मर्चेंट्स थे इन द टाउन, दे डिड नॉट वांट द चर्च टू बी पावरफुल। ओके, तो यहाँ पे जो मर्चेंट्स थे वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बिकॉज जो मर्चेंट्स थे वो ये नहीं चाहते थे कि जो चर्च है, जो अभी तक जो एक्सरसाइज कर रहे थे सारी की सारी पावर, कि वो पावरफुल रहे। साथ ही साथ वो ये भी चाह रहे थे कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो बेसिकली उन पे टैक्स लगाते हैं काफी ज्यादा, उनसे भी वो गेट रीडिंग होना चाहते थे, मींस उनसे भी वो दूर जाना चाहते थे, वो सिस्टम भी खत्म करना चाहते थे। सो ये जो रेनेसां की जो थिंकिंग थी, ये बेसिकली वाज पॉपुलर विद द मर्चेंट्स, बिकॉज ये चैलेंज कर रही थी अथॉरिटी ऑफ द चर्च एंड सिंपली फ्यूडल लॉर्ड्स, बिकॉज जो चर्च और फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस था। तो ये जो रेनेसां के लिए आई यूज आरी, तो ये क्या कर रही थी, सिंपली चैलेंज कर रही थी, challenge the authority of church और उससे रिलेटेड एलिमेंट्स, और सिंपली अगर हम कहें दैट इज द फ्यूडल लॉर्ड्स। इसलिए मर्चेंट्स इसको सपोर्ट कर रहे थे। नाउ द पर्सन हु इज ऑफन रिगार्डेड एज अ सिंबल ऑफ रेनेसांस, उनको कहा जाता है दैट इज लियोनार्डो द विंची। ओके, इनकी जो थिंकिंग थी वो रिफ्लेक्ट करती है इन्फ्लुएंस ऑफ हिज न्यू मूवमेंट और सिंपली द रिवर। तो लियोनार्डो विंची जो है एक ग्रेट फिगर है विद रिस्पेक्ट टू द रेनेसां। लियोनार्डो दा विंची
ओके, नाउ लियोनार्डो थे वो इटली में रहते थे और इनका जो टाइम पीरियड है 1452 से लेकर 1519 तक, और प्रोफेशनली इनको कंसिडर किया जाए तो ये एक पेंटर थे। इन्होंने वेरियस पेंटिंग्स को पेंट किया है। सो ही वॉज एन एक्सट्रीमली गिफ्टेड पेंटर, और इनकी जो पेंटिंग्स थी इट शोज अ केयरफुल स्टडी ऑफ फॉर्म एंड कलर। तो इनका जो बेसिकली एसेंस था पेंटिंग्स का, तो केयरफुल स्टडी ऑफ फॉर्म एंड कलर। बिकॉज लियोनार्डो दा विंची को सिर्फ पेंटर ही नहीं, एज अ साइंटिस्ट भी कंसिडर किया जाता है। बिकॉज एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इन्होंने एक पेंट किया था मैन इन एक्शन को। तो इन्होंने फर्स्ट स्टडी किया था जो मसल्स थी उसकी बॉडी में एंड द इफेक्ट्स ऑफ मसल्स उसके मूवमेंट में क्या हो रहा है। तो इतना ज्यादा प्रिसीजन के साथ ये पेंटिंग करते थे। तो ऑब्वियसली इनको आर्टिस्ट के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी कहा जाता था। और लियोनार्डो दा विंची का साइंस में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, और यही रीजन था कि इन्होंने इन्वेंट की थी ऑल काइंड्स ऑफ मशीन्स। परहैप्स मोर एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट था इनका बेसिकली विद द फ्लाइंग मशीन, विद द फ्लाइंग मशीन्स। ओके, नाउ ऑल ओवर द पीपल अगर हम देखें वर्ल्ड में तो वो बेसिकली बर्ड्स को देखते थे और विश करते थे कि एक दिन वो भी फ्लाई कर पाए। नाउ मेनी पोइट्स थे, उन्होंने इमेजिन किया था कि कैसा होगा अगर हम लोग उड़ना स्टार्ट कर दे या किसी तरीके से हम लोग फ्लाई कर पाए। सब इवन डिस्क्राइब एरियल चैरियट्स सच एज, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो रामायण में जो रावण है उसको जो पुष्पक विमान है उसके लिए मेंशन किया जाता है। तो इस तरीके के एरियल चैरियट्स भी मेंशन किए जाते थे। बट ये अगर हम देखें तो सारे के सारे इमेजिनरी हैं। नाउ जो लियोनार्डो थे was not content merely to imagine a man flying। बेसिकली उन्होंने अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स, और बेसिकली एक ट्राई किया कि एक मशीन ऐसी बनाया जाए जो इनेबल करे मैन को फ्लाई करना। और इनका जो डिस्क्रिप्शन था एंड जो ड्राइंग्स ऑफ दिस मशीन शो अ गुड साइंटिफिक माइंड ही हैड। दैट इज व्हाई उनको एक पेंटर के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी कंसिडर किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द एज ऑफ डिस्कवरीज। इट्स अ प्रीटी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक। तो जो रेनेसां था वो टाउन टू टाउन स्प्रेड हो रहा था, और इसमें ट्रेडर्स जो थे उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बिकॉज जो ट्रेडर्स थे वो ट्रैवल करते थे फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द यूरोप टू अनदर, और इनके साथ साथ ये जो रेनेसां का आइडिया था ये भी ट्रैवल करता था। नाउ जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स थे ये काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे इस न्यू आइडिया से। अर्लियर हमने देख चुके हैं क्यों इंटरेस्टेड थे, बिकॉज ये चैलेंज कर रहे थे चर्च की अथॉरिटीज को एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो मर्चेंट्स काफी इंटरेस्टेड थे, और ये भी हमको देखने को मिलता है कि जो मर्चेंट्स थे इनके पास कैपिटल था। ये कंबाइन करते हैं साइंटिस्ट के साथ, एक दूसरे की हेल्प करके बेसिकली न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। नाउ एक और डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम पे, दैट इज 1453 में हमको ये देखने को मिलता है कि जो ऑटोमन एम्पायर है, ओटोमन एम्पायर, या सिंपली अगर हम कहें जो टर्क्स थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिंपली अटैक किया था और कैप्चर कर लिया था सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल, अब ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है ये काफी इंपॉर्टेंट सिटी है, और सिंपली अगर हम कहें बेसिकली इसके थ्रू ट्रेड होता था पहले एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में। जो टर्क्स थे अब उन्होंने ऑलरेडी कंट्रोल पहले ही कर रखा था वेस्टर्न एशिया, और बेसिकली काफी ज्यादा एक तरीके का ब्लो था यूरोप के लिए जब उन्होंने कैप्चर कर लिया कॉन्स्टेंटिनोपल। इट इज बिकॉज काफी ज्यादा ट्रेड जो एशिया के थ्रू होता था वो इस रीजन से होता था। अब जो यूरोप है अब वो कट ऑफ हो गया फ्रॉम द एशिया ट्रेड। तो आई ट्राई टू मेक सम डायग्राम। तो यहां पे यूरोप हो गया, ठीक है। ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है सी कर दे रहा हूं, इसके थ्रू वो लोग एशिया में जाके क्या करते थे, ट्रेड करते थे, और ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल था। अब ये जो था ये ऑटोमन एम्पायर ने इसको कैप्चर कर रखा था। अब ये जो डायरेक्ट रूट था ये क्या हो गया, ये बेसिकली ब्लॉक्ड हो गया। तो यूरोपियंस जो थे अब वो ट्रेड्स नहीं कर पा रहे थे। जो यूरोपियन मर्चेंट्स थे बेसिकली उनके लिए एक नेसेसिटी बन गया था कि एक ऑल्टरनेटिव रूट्स बनाया जाए जो कि एशिया के ट्रेड, टू बी वेरी स्पेसिफिक इंडिया के ट्रेड के लिए, बिकॉज उस टाइम पे वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल था यूरोपियंस के लिए, और ये काफी एक बिगेस्ट सेटबैक है। तो यूरोपियंस के लिए और सिंपली जो मर्चेंट्स थे उनके लिए एक्सप्लोर करना था न्यू रूट, कि वो किस रूट के थ्रू जो इंडिया है और जो एशिया है उसके थ्रू जो ट्रेड है वो फिर से कंटिन्यू कर पाए, जो कि ब्लॉक हो गया था और कर दिया था ऑटोमन एम्पायर ने। नाउ जो यूरोप है बेसिकली वो कंटिन्यू कर सकता था एशिया से ट्रेड। इसका रीजन क्या थे, तो इसके टू इंपॉर्टेंट रीजन बताए गए हैं, टू रीजंस। अब इनमें अगर फर्स्ट रीजन में देखूं तो फर्स्ट रीजन जो है बेसिकली यूरोप का
स्पाइसेस काफी ज्यादा वो चाहते थे और जो उनको स्पाइसेस की जो नेसेसिटी थी वो एशिया से पूरी करते थे। अब ये जो स्पाइसेस थी किस किस लिए उनको जरूरत होती थी, अब ये जो स्पाइसेस थे ये यूज करते थे वो मीट को प्रिजर्व करने में, बिकॉज उस टाइम पे वहां पे अगर मैं देखूं जो यूरोप था वहां पे जो बिटर कोल्ड पड़ती थी, तो उस टाइम पे जो कोल्ड विंटर्स होती थी नॉर्दर्न यूरोप में, और कुछ अगर मैं कहूं तो फूड नहीं होता था, स्पेशली ये जो प्रिजर्व करके फूड रखा जाता था वो उसी लोग विंटर्स में कंज्यूम करते थे। ओके, तो इसलिए ये ट्रेड काफी इंपॉर्टेंट था। और अब जो ट्रेड था स्पाइसेस का वो किसके हाथ में चला गया था, अब वो अरब्स के हाथ में चला गया था। ओके, अरब्स के हाथ में चला गया था। तो अब अगर आपको स्पाइसेस लेनी है तो आपको मार्केट्स में जाना पड़ेगा वेस्टर्न एशिया के, ओके, और वहां से खरीदना पड़ेगा, जो कि क्वाइट कॉस्टली था। पहले आप अर्लियर इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड में लेके आते थे। जो इटालियंस थे बेसिकली, अब कैसे होता था ये ट्रेड, पहले जो अरब्स थे वो इटालियन को सोल्ड करते थे, इटालियंस लेके आते थे और बेसिकली फिर उसको स्पाइसेस को अपने यहाँ सोल्ड करते थे और अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में लार्ज प्रॉफिट। तो इसकी वजह से जो कॉस्ट थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। नाउ अनदर रीजन था जो यूरोप डिपेंडेंट था एशियन ट्रेड पे, बिकॉज उनका जो ट्रेड था वो काफी ज्यादा हेल्प कर रहा था सिटीज को प्रॉस्पर होने में। ठीक है, जो ट्रेड था तो उसकी वजह से जो सिटीज थी वो काफी ज्यादा प्रॉस्पर हो रही थी यूरोपियंस की। अब जैसे ये ट्रेड ब्लॉक हो गया वैसे वैसे जो सिटीज थी वो भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो सिटीज का डिक्लाइन हो जाती है और जो वेल्थी मर्चेंट्स थे बेसिकली इन सिटीज में वो क्वाइट विलिंग थे कि वो कुछ भी पे करने के लिए और कोई भी डिस्कवरी के लिए बेसिकली ये देखना चाहते थे कि किस तरीके से ये जो ट्रेड है वो कंटिन्यू हो जाए। इसीलिए से हमने जो देखा था जो मर्चेंट्स थे वो साइंटिस्ट के साथ मिलकर न्यू मेथड्स को, न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रहे थे। ओके, सो अगर इफ वी सी द मैप ऑफ यूरोप, अगर हम यूरोप का मैप देखें तो वी ऑब्जर्व कि वहां पे जो लैंड रूट था वो काफी कन्वीनियंट था यूरोप से एशिया आने में। दैट इज जो लैंड रूट था वो काफी कन्वीनियंट था यूरोप से एशिया को लिंक करने के लिए या फिर ट्रेड करने के लिए, और इसी का वो लोग यूज करते थे। अब ये क्लोज हो गया था बिकॉज जो टर्क्स थे उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। नाउ जो यूरोपियंस थे बेसिकली अब वो चाहते थे कि एक ऑल्टरनेटिव रूट को फाइंड आउट करना, और वो जो ऑल्टरनेटिव रूट था वो था सी रूट, बिकॉज जो लैंड रूट था वो ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो चुका था। अब ऑल्टरनेटिव रूट का जो उनका बेसिकली जो क्वेस्ट था वो सी रूट के थ्रू ही पूरा हो सकता था। बट इन दोज डेज उस टाइम पे अगर हम कहें कि जो अफ्रीका था वो उसके बारे में काफी ज्यादा लिटिल इंफॉर्मेशन थी, और जो अफ्रीका की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो नदर्न अफ्रीका की थी, सदर्न अफ्रीका की वो भी नहीं थी। तो नदर्न अफ्रीका के बारे में तो थोड़े लोग जानते थे या फिर उसकी ज्योग्राफी के बारे में जानते थे, लेकिन अगर मैं कहूं सिंपली साउथ के बारे में उनको कुछ नहीं पता था। साथ ही साथ इसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, जो अमेरिकाज थे, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज जो थे उनका भी एग्जिस्टेंस की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब ये जो रेनेसां के जो साइंटिस्ट थे ये काफी इंटरेस्टेड थे बेसिकली हेल्प करने में मर्चेंट्स को, क्योंकि वो एक तरीके का न्यू सी रूट एक्सप्लोर कर पाए जो डायरेक्टली उनको अलाउ करे कि वो ट्रेड कर सके इंडिया और एशिया से। नाउ ये जो एज है यहाँ पे जो डिस्कवरी होती है इनको हम एज ऑफ डिस्कवरीज कहते हैं, जो हमारा सब टॉपिक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। ओके, नाउ इस टाइम पे अगर हम देखें जो शिप्स हैं वो सेल करते थे वेरियस डायरेक्शंस में, बिकॉज एक्सप्लोर करना था ना आपको पोर्ट्स ऑफ यूरोप, सर्चिंग फॉर द रूट्स टू इंडिया। फर्स्ट उसमें अगर हम देखें तो पोर्चुगीज आते हैं। पोर्चुगीज जो पोर्चुगीज है वो फर्स्ट थे इन दिस फील्ड में, और 1488 में हमको 88 में बार्थोलोव डायस वो सेल करते हैं वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से और बेसिकली आ जाते हैं सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका जो कि थी केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। नाउ 10 इयर्स लेटर, इनके बाद 10 इयर्स लेटर वास्को डिगामा जो है बेसिकली वो फॉलो करते हैं इसी रूट को। वास्को डिगामा फॉलोड सेम रूट, फॉलो रूट दैट इज ऑफ डायस, बट वो कंटिन्यू करते हैं अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका और साथ ही साथ क्रॉस कर लेते हैं अरेबियन सी को और फाइनली वो अराइव करते हैं 1948 में इंडिया में। ओके, सो 1948 में वो इंडिया में अराइव करते हैं। नाउ ये जो इनकी जो बेसिकली सेल था या फिर जो क्वेस्ट था एक इंडिया को एक्सप्लोर करने का और सिंपली इंडिया तक आने का, इसमें उनको हेल्प करता है एक अरब नेविगेटर। नाउ जो पोर्चुगीज थे फिर वो अटैक करते हैं अरब ट्रेडिंग सेटलमेंट्स में और कैप्चर कर लेते हैं ट्रेड फ्रॉम दी अरब्स। ओके, तो जो पोर्चुगीज हैं फिर अपने पावर को एस्टैब्लिश कर लेते हैं और सिंपली वो कैसे करते हैं तो वो अटैक करते हैं अरब ट्रेड पे,
अरब ट्रेडिंग सेटलमेंट्स पे और उसको कैप्चर कर लेते हैं। और इस तरीके से जो पोर्चुगीज थे वो अब कंट्रोल करने लगे थे और बेसिकली उनके हाथ में आ गया था जो पहले अर्लियर अरब उसको कंट्रोल कर रहे थे। नाउ फिर से बिगन हो जाता है कि सप्लाई यूरोप विद स्पाइसेस फ्रॉम एशिया एंड उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट होते हैं दैट इज द स्पेनिश। नाउ स्पेनिश के बारे में अगर हम कहें सो दे वर नॉट लेफ्ट फार बिहाइंड। जो वहां के जो किंग थे अब वो काफी ज्यादा बेसिकली इंटरेस्ट लेते हैं एक्सप्लोरेशन में, तो इट इज बिकॉज ऑफ किंग। तो वो किंग क्या करते हैं वहां पे एक एक्सपीडिशन को प्लान करते हैं और उनको लीड करता है उस एक्सपीडिशन को फेमस क्रिस्टोफर कोलंबस इसको लीड करते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे उनको लगा था और वो बेसिकली सोच रहे थे कि अगर वो सेल करेंगे वेस्ट फ्रॉम स्पेन तो वो पहुंच जाएंगे और अराइव कर जाएंगे एशिया में। बट उनको ये पता नहीं था बेसिकली नॉट नोइंग अबाउट द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। सो उन्होंने सेल किया वेस्ट में और रीच कर दिया आइसलैंड में ऑफ द वेस्ट इंडीज। ओके एंड रीच्ड वेस्ट इंडीज। अब यही रीजन है बेसिकली उनको ये लगा था कि ये सम सॉर्ट ऑफ एक इंडिया का पार्ट है, देयरफॉर इसको हम वेस्ट इंडीज कहते हैं इंडिया के नाम पे। ओके नाउ ये जो हुआ था इंसिडेंट दिस वाज इन 1942। अब 1947 में एक और बेसिकली जो ट्रैवलर्स थे 1947 में उनका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी। उन्होंने भी सेल किया था और इन्होंने सेल किया था टू अमेरिका। बट नाउ जो ज्योग्राफर्स थे इस टाइम के उनको रियलाइज हुआ कि दिस वाज द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका और बेसिकली इट वाज नेम्ड आफ्टर अमेरिगो वेसुपी और उन्हीं के नाम पे ये नेम पड़ा था अमेरिका का और ये एशिया नहीं है फाइनली। और ये जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है इसको फाइनली प्रूव्ड किया इन द ईयर 1519 और ये किसने किया? ये किया मैगेलन ने जब उन्होंने सेल किया अराउंड द वर्ल्ड। तब इस जो कॉन्टिनेंट था उसका एग्जिस्टेंस वर्ल्ड के सामने आया। नाउ जो स्पेनिश थे इस तरीके से वो डिस्कवर नहीं कर पाए सी रूट टू इंडिया। तो क्वेश्चन आएगा क्या जो स्पेनिश है उन्होंने डिस्कवर कर लिया था सी रूट? तो इसका आंसर होगा कि उन्होंने डिस्कवर नहीं कर पाए थे सी रूट टू इंडिया और यही रीजन था कि वो एशियन ट्रेड से प्रॉफिट अपने आप को नहीं कमा पाए, अर्न नहीं कर पाए। बट ये जो डिस्कवरी थी अमेरिका की और जो टू ग्रेट एंड रिच सिविलाइजेशन थी दैट इज द एज़टेक्स इन मैक्सिको एंड इनकास इन पेरू उस टाइम अमेरिकाज में, और जो अमेरिका में टू ग्रेट सिविलाइजेशन थी और उनका नाम था दैट इज द एज़टेक्स जो कि लोकेटेड थी मैक्सिको में एंड इनकास जो कि लोकेटेड थी पेरू में। यहां पे उनको वास्ट क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड मिला। ओके तो गोल्ड की यहां पे उन्होंने बेसिकली क्या किया? एक्सप्लोर किया। सिल्वर मिला और साथ ही साथ वेरियस प्रीशियस स्टोन्स मिले तो इन्होंने कॉन्कर्ड किया इन आइसलैंड्स को और यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस टू ग्रेट सिविलाइजेशन जिनकी हमने बात करी थी उनको डिस्ट्रॉय किया और साथ ही साथ गोल्ड एंड सिल्वर को अपने साथ लेके आए स्पेन में और इस तरीके से जो स्पेन है वो काफी रिच हो गया था। नाउ अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड द साइंटिस्ट हेल्प द मर्चेंट्स इन डिस्कवरिंग न्यू लैंड एंड ट्रेड्स की कैसे उनको जो न्यू लैंड्स एंड जो ट्रेड्स थी उनमें साइंटिस्ट ने उनको हेल्प किया एक्सप्लोर करने में। ओके तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर आप आंसर करें तो जो डिस्कवरी थी वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सो क्विकली वाज मेड पॉसिबल बिकॉज कि वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज और साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया गया था। ओके तो अलोन ज्योग्राफिकल नॉलेज भी सिंपल उसको यूज किया था और साथ ही साथ जो ज्योग्राफिकल नॉलेज थी उसके साथ साथ साइंटिफिक मेथड्स को भी यूज किया गया था एक्सप्लोर करने में। साइंटिफिक मेथड्स वाज आल्सो यूज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर और वेरियस डिस्कवरिंग न्यू लैंड्स एंड ट्रेड्स। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मैप्स की बात करें तो जितने भी एग्जिस्टिंग उस टाइम पे मैप्स थे उनको फर्दर इंप्रूव किया गया था बिकॉज वेरियस सेलर्स जो जाते थे वो उसमें कंट्रीब्यूट करते थे और जो मैप जो एग्जिस्टेंट था उसको और क्या करते थे उसको प्रिसाइज करते थे और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा के।
टू बिगिन विद, अगर हम यूरोपियन सेलर्स की बात करें तो उन्होंने मैप को यूज करना स्टार्ट किया था, विच केम डाउन फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन टाइम्स, जो कि रोमन, ग्रीक और रोमन टाइम से आ रहा था, तो पहले वो यूज करते थे। बट नाउ एवरी टाइम जब कोई शिप जाता था न्यू पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो जो इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करके रहता था वो जियोग्राफर्स यूज करते थे और उसके थ्रू इंप्रूव करते थे वेरियस मैप्स में जो लोकेशन है। सेकेंडली, अगर हम देखें नंबर ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स, नंबर ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बेसिकली, बिकॉज उस टाइम पे काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया जाता था। अब रिजल्ट क्या हुआ, इट लीड्स टू द इंप्रूवमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ नेविगेशन। तो जो नेविगेशन की जो नॉलेज थी, नेविगेशन की जो नॉलेज थी वो काफी इंप्रूव हुई, जिसके थ्रू हमको डिस्कवरीज में देखने को मिलती है वेरियस सीज एंड लैंड रूट्स की। नाउ अगर हम देखें जो यूरोपियंस थे वो टू इंस्ट्रूमेंट का काफी यूज करते थे, और ये जो टू इंस्ट्रूमेंट थे उन्होंने अरब से अडॉप्ट किए थे, ओके। और फिर थ्रू कांस्टेंट चेकिंग एंड क्रॉस चेकिंग उन्होंने उन इंस्ट्रूमेंट्स को और एक्यूरेट बना लिया था, ओके। अब ये कौन कौन से थे इंस्ट्रूमेंट, तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो इंस्ट्रूमेंट था दैट इज द एस्ट्रोलोप। एक तो एस्ट्रोलोप था एंड दूसरा जो था दैट इज द क्वाड्रेंट। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट थे, स्पेशली जो क्वाड्रेंट थे, ये लैटिट्यूड को मेजर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट टूल थे। लैटिट्यूड ऑफ अ गिवन पॉइंट उसको मेजर किया जाता था। तो अगर ये जो इंस्ट्रूमेंट थे इन्होंने क्या चेंजेस लेके आए, तो बेसिकली अब क्या होता था कि अगर मैं देखूं कोई एक शिप है जो कि सेल कर रहा है इन द मिडिल ऑफ एन ओशियन और लैंड से काफी दूर है, तो वो इसके यूज करके, इन इंस्ट्रूमेंट को यूज करके वो लूज नहीं कर पाएगा अपनी बियरिंग्स को, बिकॉज इट कुड वर्क आउट इट्स पोजीशन। इससे पहले, इन इंस्ट्रूमेंट से पहले बेसिकली जो सेलर्स होते थे वो रिलाय करते थे ऑन द पोजीशन ऑफ स्टार, उनको डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में, ओके। तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता था, ओके। और उसके बाद फिर देखते हैं हम इन्वेंशन ऑफ द मैरिनर्स कंपास, इन्वेंशन ऑफ मैरिनर कंपास। अब इसके कंपास के इन्वेंशन होने से क्या हो गया, जो डेंजर था कि आप ओशियन में खो जाओगे वो काफी ज्यादा रिड्यूस्ड हो गया। तो डेंजर टू लॉस्ट ये काफी हद तक रिड्यूस्ड हो गया इस कंपास के इन्वेंट होने से। अब जो शिप्स थे कुड सेल अक्रॉस द ओशियन एंड बेसिकली उनको कोस्ट लाइन के पास में नहीं रहना पड़ता था कि अगर वो कोस्ट लाइन से दूर चले गए तो वो खो जाएंगे, ओके। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स ने इस तरीके से हेल्प किया। दिस मीन दैट दे मूव मच फास्टर फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर, ओके। इसका ये मतलब हुआ कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक अब जा सकते हैं बिना खोने के डर से। सो फॉर द मर्चेंट्स, अब क्या हुआ, मर्चेंट्स के लिए कैसे फायदेमंद हुआ, बिकॉज अब उनको लेस एक्सपेंस करना पड़ेगा ऑन द ट्रांसपोर्टेशन, कि पहले फ्यूल लग रहा है, काफी दिन लग रहे हैं, तो उसमें जो एक्सपेंसेस आते थे वो ज्यादा हो जाते थे और ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट बढ़ जाती थी। लेकिन अब इन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो मर्चेंट्स है उनको भी फायदा होगा, बिकॉज अब लेस एक्सपेंस करना पड़ेगा उनको। नाउ जो पोर्चुगीज थे उन्होंने बेसिकली एक्सपेरिमेंट किए विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स एंड फाइनली एक इन्वेंटेड कर दिया मूवेबल सेल्स। तो जो पोर्चुगीज थे फर्दर उन्होंने इन्वेंशन कंटिन्यू रखा और उन्होंने अब कर दिया मूवेबल सेल्स। अब ये जो मूवेबल सेल्स बेसिकली जब इन्वेंट हुआ तो इसका क्या हुआ, अब ये जो ये एडजस्ट किया जा सकता था अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में विंड्स मूव कर रही है, ओके, या फिर विंड ब्लो कर रही है अक्रॉस द ओशियन, उसको यूज करके और बेसिकली वहां पे इंक्रीज करी जाती थी स्पीड्स ऑफ द शिप एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इसने एक और डेवलपमेंट किया दैट इज इंस्टॉलेशन ऑफ गुड क्वालिटी गन्स ऑन देयर शिप्स। अब ये दो तरीके से हेल्प करेगा, एक तो पायरेट से बचाएगा उन्हें और दूसरा इनकी जो फाइटिंग कैपेसिटी है, फाइटिंग कैपेसिटी को भी फर्दर इंक्रीज कर देगा। अब ये जो फाइटिंग कैपेसिटी है ये उनको काफी हेल्प करेगी सिंपली लोकल पीपल से लड़ने के लिए और अगेंस्ट द लोकल पीपल जो रेसिस्ट करेंगे ऑन द कोस्ट, ओके। सो दे वुड बम्बार्ड द पोर्ट एंड देन वापस आ जाते थे सी में। इट इज बिकॉज ऑफ इनके जो शिप्स थे वेल इक्विप्ड थे, वेल आपके आर्म्ड थे। सो when they had weakened the forces on the coast, फिर वो दोबारा जाते थे अपने सोल्जर्स को वहां पे उतार देते थे और फाइट कर देते और इस तरीके से वहां को कैप्चर कर लेते थे उस एरिया को। नाउ जो स्कॉलर्स एंड जो साइंटिस्ट थे वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स में एंड इन्वेंशंस में। रीजन क्या था, बिकॉज दे डिड नॉट मेयरली यूज नॉलेज फॉर द बुक्स। अब वो सिर्फ जो बुकिश नॉलेज है उसका यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल मशीन की जो मैकेनिज्म है और जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट है उस पर वर्क कर रहे हैं। बेसिकली वो चाहते हैं कि कैसे जो अर्लियर एग्जिस्टेंस मशीन है या जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाया जाए, उसको फर्दर इंजीनियर करके, ओके। सो वो लोग दे वर्क टुगेदर विद द आर्टिशियंस, साथ में वर्क करते थे
who made and used their machines and instruments more effectively and efficiently. Now जो पोर्चुगल है एंड जो स्पेन है, अब वो उनको जब रूट्स स्टैब्लिश हो गए थे तो वो एक्सप्लोर करने लगे थे न्यू रूट्स टू एशिया, और बेसिकली वो ट्रेड करने लगे थे अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड कॉन्क्वेस्ट करने लगे थे ओवरसीज में भी. बट सुना क्या हो गया कि जो वेरियस अदर कंट्रीज थी यूरोप में, उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर लिया, सच एज हॉलैंड आ गया, बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैंड एंड डेनमार्क. बट लेटर ये जो कंट्रीज थी बेसिकली इनका जो इंपॉर्टेंस था वो लेटर टाइम में इंक्रीज हो पाया जब जो पोर्चुगीज और जो स्पेन थे उनकी पावर डिक्लाइन हो गई इन दी 17th एंड 18th सेंचुरी. तो इट डिक्लाइंड इन 17th एंड 18th सेंचुरी. उसके बाद जो अदर यूरोपियन कंट्रीज थी वो मोर प्रोमिनेंस में आई. नेक्स्ट सब टॉपिक है दैट इज द रिफॉर्मेशन एंड द काउंटर रिफॉर्मेशन. द रिफॉर्मेशन एंड द काउंटर रिफॉर्मेशन. तो इसमें हम देखें तो जैसे ही डिक्लाइन हुआ था पोर्चुगल एंड स्पेन का, और साथ ही साथ इट लीड्स टू द राइज ऑफ अदर यूरोपियन कंट्रीज. तो पोर्चुगल एंड स्पेन का डिक्लाइन हुआ, इट लीड्स टू द अदर यूरोपियन कंट्रीज का राइज होना स्टार्ट हो गया था. सो इन दिस एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड ट्रेड इट वाज पार्टली ड्यू टू द चेंजेस इन द रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ यूरोप. अब ये जो था बेसिकली जो अदर यूरोपियन कंट्रीज जो एमर्ज हो रही थी, एक तो एक्सप्लोरेशन और ट्रेड तो एक फैक्टर था ही, लेकिन साथ ही साथ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रिलीजियस बैकग्राउंड्स ऑफ यूरोप एज वेल. बिकॉज अगर हम जो पीरियड है ऑफ डार्क एजेस का देखें जो कि रेनेसां के पहले था, वहां पे जो डोमिनेंट रिलीजन था यूरोप में वो अगर हम कहें तो वो क्रिश्चियनिटी था. ओके, तो इस तरीके से हम रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि कैसे रिफॉर्मेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट को एमर्ज हुआ और एग्जैक्टली ये है क्या. सो अंटिल दिस टाइम जो क्रिश्चियनिटी था वो बेसिकली टू मेन ग्रुप्स में डिवाइडेड था. अब ये जो क्रिश्चियनिटी था, क्रिश्चियनिटी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. एक है रोमन कैथोलिक्स और अनदर है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स. ओके, अगर ग्रीक ऑर्थोडॉक्स के बारे में देखें तो इनका जो सेंटर था, इनका सेंटर था कॉन्स्टेंटिनोपल, और ये क्लेम करते थे बेसिकली ये जो इनका जो वर्जन है ये काफी ज्यादा ओल्डर है और ये मोर ऑर्थोडॉक्स है विद रिस्पेक्ट टू क्रिश्चियनिटी. यानी सिंपली ये जो क्रिश्चियनिटी का जो ओरिजिनल एसेंस है उसको कंटिन्यू करते हैं. ऑन दी अदर हैंड रोमन कैथोलिक्स का अगर हम सेंटर देखें तो ये इनका मेन सेंटर था रोम. ओके, और इसको ग्रुप को एक्सेप्ट कर रखा था ऑल ओवर नदर्न एंड वेस्टर्न यूरोप. ओके, तो नदर्न एंड वेस्टर्न यूरोप ने इसको एक्सेप्ट कर रखा था इस फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी को. ओके, और अगर हम देखें यहाँ के जो हेड हैं चर्च के उनको कहा जाता था पोप, और पोप सिंपली मीन अगर हम देखें तो फादर. थ्रू आउट द मेडिवल पीरियड जो ऑफिस था पोप का वो काफी ज्यादा पावरफुल था इन बोथ रिलीजियस स्फीयर में एंड पॉलिटिकल मैटर्स में. तो जो पोप थे वो इंपॉर्टेंट रिलीजियस फिगर भी थे और साथ ही साथ पॉलिटिकल फिगर भी, एक डोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर भी थे बेसिकली इस, और साथ ही साथ उनकी अथॉरिटी को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता. इट इज बिकॉज वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, उनके पास रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पावर दोनों ही थी. सो नो वन कुड चैलेंज दी अथॉरिटी ऑफ द पोप. अब ये जो सिचुएशन थी बेसिकली जैसे ही आइडिया ऑफ रेनेसेंस आया इसने इन्फ्लुएंस करने स्टार्ट कर दिया पीपल्स की थिंकिंग को. अब जो थिंकर्स थे रेनेसेंस के वो स्ट्रेस कर रहे थे आइडियाज ऑफ विच जो कैथोलिक चर्च था एट द टाइम वो अप्रूव नहीं कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल जो नॉलेजेस थी बेसिकली जो अर्लियर से बुक्स में एग्जिस्ट करती थी या फिर जो रिलीजियस लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी के जो सोचते थे बेसिकली सिर्फ वही नॉलेज नहीं है. अब ये जो नॉलेज है न्यू नॉलेज कहां से आ रही है, ये ऑब्जर्वेशन से आ रही है और थिंकिंग ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग से आ रही है. ओके, सो ये भी कहा जा रहा था कि इस टाइम पे जो मैन कंसर्न है इट कैन नॉट बी ओनली फॉर द गॉड बट फॉर हिज फेलो ह्यूमन बीइंग्स. बिकॉज जो ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमैनिटी का जो कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल प्लस फेलो ह्यूमन बीइंग्स का वो भी काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनेसांस. और इसमें नाउ अलोंग विद इट जो न्यू डिस्कवरीज हो रही थी और जो न्यू नॉलेज आ रही थी इसने क्या किया था, जो रेनेसेंस के जो थिंकर्स थे एक तरीके का उनके अंदर कॉन्फिडेंस ले आए, बेसिकली कॉन्फिडेंस इन देयर ओन वेज ऑफ कैसे वो थिंक करें और एक्ट करें. ग्रेजुअली ये देखने को मिलता है जो अथॉरिटी थी चर्च की
एंड पोप की वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी, या सिंपली अगर हम कहें तो वो चैलेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जो पीपल थे बेसिकली दे बिगिन टू ऑब्जेक्ट टू द चर्च कि वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, चर्च को ऐसे देखने लगे कि वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं सेकुलर मैटर्स में भी, बिकॉज जो उनका स्फेयर है रिलीजन का, लेकिन वो रिलीजन को छोड़ के पॉलिटिक्स में भी इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो ये कंसिडर करने लगे कि ये जो चर्च है ये अनड्यू इंटरफेरेंस कर रहे हैं सेकुलर मैटर्स में भी। तो चैलेंज किया उनकी अथॉरिटी को, और चर्च को अब कंसिडर करने लगे थे कि वो इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया है चर्च ने सेकुलर मैटर्स में भी, मींस जो उनका जो रिलीजियस मैटर है उसको छोड़ के पॉलिटिक्स में भी। नाउ जो चर्च है बेसिकली वो अलाउ करते थे टू कलेक्ट अ वैरायटी ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द पीपल, और वो उस लैंड को रेंट करते थे। इस तरीके से जो चर्च था बेसिकली वो मनी को कलेक्ट करते थे और वो ग्रांट करते थे लैंड, देयरफॉर मेंबर्स ऑफ द चर्च वो काफी ज्यादा ग्रेट लग्जरी में अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे। ओके, दिस वाज आल्सो अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइस्ट टीचिंग। ऐसा जो क्राइस्ट टीचिंग, जो ओरिजिनल क्राइस्ट टीचिंग थी उसके टीनेंट्स के अगेंस्ट में ये चीजें थी, जो प्रैक्टिसेस थी, जो सिंपली जो चर्च था वो उसको क्या कर रहा था, उसको परफॉर्म कर रहा था। नाउ ये जो फीलिंग थी अगेंस्ट द रोमन कैथोलिक चर्च, ये काफी विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रू स्ट्रॉन्गर होती गई, स्ट्रॉन्गर, एंड फाइनली नंबर ऑफ क्रिश्चियंस जो थे उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया फ्रॉम द कैथोलिक चर्च से। ओके, अब ये जो थे सम क्रिश्चियन थियोलॉजियन थे सच एज मार्टिन लूथर हो गए, सम क्रिश्चियन थियोलॉजियन सच एज मार्टिन लूथर और इरेस्मस एंड जॉन कैल्विन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिनाउंस कर दिया चर्च को, इन्होंने जो उनकी अथॉरिटी थी चर्च को उसको मानने से एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, डिनाउंस कर दिया चर्च की अथॉरिटी को, और फिर क्या देखने को हमको मिलता है कि ये जो ब्रेक था विद द कैथोलिक चर्च इन अर्ली 16th सेंचुरी, इसने एक तरीके का बेसिकली फॉर्म कर दिया न्यू ग्रुप ऑफ क्रिश्चियंस जिनको हम कहेंगे प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट्स, और सिंपली अगर मैं प्रोटेस्टेंट को डिफाइन करूं या सिंपली इसका मीनिंग बताऊं, सो हु वर अगेंस्ट और हु वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च, तो उनको हम प्रोटेस्टेंट्स कहेंगे। अब ये जो डिवीजन था क्रिश्चियनिटी में, इट लीड्स टू द कंसिडरेबल ब्लडशेड, आपस में ही बेसिकली काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, एक तरीके की सिविल वॉर हो गई थी, तो हमको ब्लडशेड देखने को मिलता है, और काफी ज्यादा इट इज बिकॉज काफी लॉन्ग वार्स हुई थी जो कि फॉट हुई थी बिटवीन कैथोलिक्स में और प्रोटेस्टेंट्स में। प्रोटेस्टेंट्स क्या थे, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च, बट जो मर्चेंट्स थे ऑफ द नॉर्थ यूरोपियन सिटीज वो अप्रूव किया था उन्होंने प्रोटेस्टेंट मूवमेंट्स के, यानी जो मर्चेंट्स थे वो प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे। अब वो क्यों सपोर्ट कर रहे थे, इट इज बिकॉज ये अगेंस्ट थे चर्च के, बिकॉज जो प्रोटेस्टेंट थे वो चैलेंज कर रहे थे अथॉरिटी ऑफ द चर्च, और वो एनकरेज कर रहे थे स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को, एंड बिकॉज वो स्ट्रेस कर रहे थे कि जो इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, और वो अपोजिशन नहीं कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू द कैथोलिक चर्च, जो वो अपोजिशन कर रहा था जो न्यू आइडियाज हैं और जो रेनेसा है। तो प्रोटेस्टेंट इन सब जो रेनेसा के जो आइडियाज थे उनको सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए मर्चेंट्स भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। नाउ अगर हम देखें सम ऑफ द नदर्न यूरोपियन जो कंट्रीज थी, ओके, तो नदर्न यूरोपियन कंट्रीज, अब ये आ जाएगी इंग्लैंड, आ जाएगी हॉलैंड, आ जाएगी एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आ जाएंगी, जिन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था कैथोलिक चर्च से और एक्सेप्ट कर लिया था प्रोटेस्टेंटिज्म। ओके, यानी जो प्रोटेस्टेंट थे उनको ही जो उनका रिलीजन था, दैट इज जो रेनेसा को मान रहे थे, उनके आइडियाज को मान रहे थे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, दैट इज प्रोटेस्टेंटिज्म, उसको एक्सेप्ट कर लिया था एज देयर रिलीजन। अब उस टाइम पे अगर हम फ्रांस देखें तो फ्रांस भी डिवाइड हो जाता है बिटवीन दी टू। ओके, और इन कंट्रीज में अगर हम देखें जो मर्चेंट्स थे उन्होंने कंटिन्यू रखा कि जो वो साइंटिस्ट की जो नॉलेज थी उसको यूज करके और बेसिकली न्यू थिंकिंग को प्रोग्रेस किया, ओके, और सपोर्ट किया उसको। तो इस तरीके जो रिफॉर्मेशन था हमने ये देखने को मिलता है कि वो नदर्न यूरोप में अपने आप को सेटल करता है, और उसके अपोजिशन में एक काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स भी एमर्ज होता है, काउंटर रिफॉर्मेशन। अब ये जो काउंटर रिफॉर्मेशन है इसको हम कहें कि ए मूवमेंट अगेंस्ट द रिफॉर्मेशन, एक रिफॉर्म चाहता है, एक काउंटर रिफॉर्म चाहता है, यानी कोई भी रिफॉर्म नहीं चाहता। तो इन दी कैथोलिक कंट्रीज जो सदर्न यूरोप में थी वो काउंटर रिफॉर्मेशन थी, जो नदर्न में थी वो रिफॉर्मेशन थी, और जो सदर्न में थी, सदर्न यूरोप में वो काउंटर रिफॉर्मेशन थी। तो जो सदर्न यूरोप में जो कंट्रीज थी वहां पे हमको काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट देखने को मिलता है। अब जो कैथोलिक्स थे स्पेन के वो इसको लीड कर रहे थे इस मूवमेंट्स को, ठीक है, तो कौन लीड कर रहा था, दैट इज द कैथोलिक्स ऑफ स्पेन, वो इस काउंटर रिफॉर्मेशन के
लीडर्स थे। ओके, नाउ अगर हम इसी में देखें, दैट इज द काउंटर रिफॉर्मेशन में कुछ अटेम्प्ट्स ऐसे भी लिए गए थे कि किसी तरीके से रिफॉर्म लाया जाए जो एग्जिस्टिंग कैथोलिसिज्म है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो सोसाइटी ऑफ जीसस थी या फिर जीसुइट्स थे, उसको फाउंड किया गया, सोसाइटी ऑफ जीसस और जीसुइट्स कैथोलिसिज्म में रिफॉर्म लाने के लिए। इसके एक मोर एडवोकेटर की हम बात करें तो वो है फ्रांसिस ज़ेवियर, जिन्होंने काफी इयर्स स्पेंड करे थे इंडिया में और यहीं पे बेसिकली वो डाई किया था। बट जो कैथोलिक चर्च था उन्होंने इन रिफॉर्म्स को रिफ्यूज कर दिया और सिंपली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिफॉर्मेशंस। इंस्टेड वो क्या हुए, और ऑर्थोडॉक्स बन गए। अब एनीवन हु एट ऑल जो क्रिटिकल था चर्च को, उसको ट्रायल कर दिया जाता था या फिर पनिश कर दिया जाता था। इवन उनको जो कुछ पीपल्स थे जो कि अपोज करते थे, उनको डेथ दे दी जाती थी, उनको जला दिया जाता था। अब इनको कहा जाने लगा इन इक्विजिशन। अब ऑब्वियसली क्वाइट एविडेंट था कि जो न्यू थिंकिंग थी उसको परमिटेड नहीं किया गया और इट लीड्स टू द इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन। इट लीड्स टू द इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन हमको देखने को मिलती है इन एरियाज में जहां पे काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इन कंट्रास्ट टू दिस, जो नदर्न कंट्रीज थी वहां पे पिक्चर जो थी वाज क्वाइट डिफरेंट। जहां प्रॉपर्टी थी जो कैथोलिक चर्च के अंडर में थे उनसे अब ले ली गई थी, जहां से बेसिकली अब जो रेवेन्यू आता था वो डायरेक्टली रॉयल ट्रेजरी को जाता था। वहां पे जो मर्चेंट्स थे उनको काफी इंक्रीज किया गया ट्रेडिंग एक्टिविटीज में, बिकॉज जो चर्च का जो कंट्रोल था काफी ज्यादा कम हो गया। तो नदर्न पार्ट में अगर हम देखें, नदर्न यूरोप में वहां की जो पिक्चर थी क्वाइट डिफरेंट। वहां पे जो मर्चेंट्स थे अब वो अच्छे से ट्रेड कर रहे थे, बिकॉज जो चर्च थे उनका जो पहले जो मोनोपोली थी अब उसको खत्म कर दी गई थी। और साथ ही साथ बेसिकली ये जो रिजल्ट हुआ इसमें क्या हुआ कि मोर मनी आने लगा, यानी जो ट्रेड था वो प्रॉस्पेरस हो गया और जो नॉर्दर्न यूरोप था वो काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ता गया। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो भी काफी सपोर्टिव थी। गवर्नमेंट भी इन एक्टिविटीज को काफी सपोर्ट करने लगी, जिससे ना कि पीपल का वेलफेयर हुआ और साथ ही साथ जो नॉर्दर्न रीजन था वो भी काफी प्रॉस्परस हुआ। सो इस तरीके से हमको देखने को मिलता है कि जो बेसिकली नॉर्दर्न यूरोप था उसने फिर कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश किए एशिया के साथ और वो ट्रेड करने लगा। ग्रेजुअली इवन जो गवर्नमेंट्स थी वो भी इन्वॉल्व हो गई। फाइनली जो यूरोपियन नेशंस थे उन्होंने फाइनली कॉलोनीज बनाई एशिया एंड अफ्रीका में, बिकॉज उनके ऊपर गवर्नमेंट की जो थी वो बैकिंग थी। तो इट लीड्स टू द यूरोपियन नेशन। उन्होंने लेटर फिर कॉलोनीज बनाने स्टार्ट कर दिया था और ये जो कॉलोनीज थी कहां बनाने स्टार्ट कर लिया था, पहले जहां ट्रेड करते थे एशिया एंड अफ्रीका में। नाउ लास्ट सब टॉपिक है दैट इज द पोर्चुगीज इन इंडिया। पोर्चुगीज इन इंडिया। सो जो पोर्चुगीज देखिए बेसिकली जो इंडिया में आए थे वो किसके क्या करने आए थे, सिंपली वो ट्रेड करने आए थे। ओके, और जो पोर्चुगीज थे इनका जो फर्स्ट कंसर्न था वो था कि कैसे अरब ट्रेडर्स को अटैक करके जो स्पाइस का जो ट्रेड है वो अपने कंट्रोल में लिया जाए। और इसके लिए इन्होंने मेंटेन किया था बेसिकली वेरियस सेटलमेंट्स जो कि इन्होंने लोकेट करे थे, सेटलमेंट्स जो कि इन्होंने बताए थे वेस्टर्न एशिया में, इंडिया में एंड लेटर साउथ ईस्ट एशिया में भी हमको सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। ओके, सो जो एशिया था बेसिकली अब वो ट्रेड करने लगे थे स्पाइसेस के अलावा अदर गुड्स में भी, चाहे वो टेक्सटाइल हो या फिर कोई अदर चीज हो। सो जो पोर्चुगीज थे वो इंडिया को अपना होम नहीं बनाना चाहते थे। ठीक है, तो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि ट्रेड करें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो एक्सप्लोर करें। और सिंपली अगर हम कहें वो टेम्परेरी पीरियड्स के लिए आए थे, टेम्पोररी पीरियड्स के लिए उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया था इन सेटलमेंट्स में और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि कैसे वो ट्रेड कर पाए। ओके, और फाइनली वो रिटर्न कर गए थे पोर्चुगल में। सो इनका जो इंटरेस्ट था अगर हम देखें तो बेसिकली सिर्फ कहां पे था, सिर्फ ट्रेड में था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न कर पाए। नाउ उनका एक अदर इंटरेस्ट भी था कि कैसे वो कन्वर्ट कर पाए ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को टू दी रोमन कैथोलिक में और सिंपली क्रिश्चियनिटी में। और ये जो पोर्चुगीज थे बेसिकली ये इंटॉलरेंट थे एग्जिस्टिंग जो रिलीजन्स एग्जिस्ट करते थे इंडिया में। तो पोर्चुगीज जो थे वो इंटॉलरेंट थे जो भी उस टाइम पे एग्जिस्टिंग रिलीजन्स थे इंडिया में जो एग्जिस्ट करते थे। और उनका एक तो था ट्रेड करना और दूसरा वो कन्वर्ट करना चाहते थे ज्यादा से ज्यादा इंडिया को और इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में। ओके, और इसलिए अगर वो हेजिटेट भी नहीं करते थे अगर उनको फोर्स का यूज करना पड़े कि क्रिश्चियन बनाने में किसी को, तो
इवन वो इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने इन इक्विजिशन इन इंडिया, जैसे हमने अर्लियर देखा था कि अगर कोई उनकी जो थिंकिंग है उससे मैच नहीं करता तो उसको वो पनिश करते थे, तो इन इक्विजिशन कर देते थे। अब जो क्रिश्चियनिटी था अगर हम इंडिया में देखें तो क्या वो न्यू था या फिर जो पोर्चुगीज थे उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, तो ऐसा नहीं था। जो क्रिश्चियनिटी थी वो इंडिया में न्यू नहीं थी। फर्स्ट क्रिश्चियंस की अगर हम बात करें तो उनको कंसिडर किया जाता है कि वो सीरियन क्रिश्चियंस थे, सीरियन क्रिश्चियंस थे जिन्होंने एक्सेप्ट करी थी क्रिश्चियनिटी लॉन्ग बिफोर पोर्चुगीज के आने से पहले, और उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया था क्रिश्चियनिटी में जब वो यूरोप में थे। अब ये जो सीरियन क्रिश्चियंस थे ये पोर्चुगीज से क्वाइट डिफरेंट थे, बिकॉज ये पीसफुली रहते थे और ये किसी तरीके का वायलेंस या फिर फोर्सफुल तरीके से अपने इंडियंस जो नेटिव्स थे वहां को कन्वर्ट नहीं करवाते थे। लेकिन पोर्चुगीज ऑन दी अदर हैंड वो सेटिस्फाई नहीं थे बेसिकली, और वो ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को कन्वर्ट करना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट इज द मुगल्स इन इंडिया। अब ये जो मुगल्स हैं ये कैसे डिफरेंट है पोर्चुगीज से। जो पोर्चुगीज थे सिर्फ वो ट्रेड करना चाहते थे और वो परमानेंट सेटलमेंट नहीं बनाना चाहते थे, बट इन कंट्रास्ट मुगल्स थे वो अपना किंगडम को एस्टैब्लिश करना चाहते थे इंडिया में, और वो काफी सक्सीड भी हुए थे। ओके, और बिगर डिफरेंस जो अगर हम देखें, जो मुगल्स थे उन्होंने क्या किया था, इंडिया को अपना होम बना लिया था, वो सेटल हो गए थे यहाँ पे और बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। ओके, और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ उनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि वो ट्रेड करें, इवन जब वो सेटल्ड हो गए थे तो वो एक पार्ट हो गए थे इंडिया पॉपुलेशन का, तो जो उनका कंसर्न था वो भी बदल गया था कि अब वो चाहते थे कि जो इंडिया के लोगों का वेलफेयर कैसे किया जाए, वेलफेयर ऑफ इंडिया भी हमको मुगल्स के अंडर में देखने को मिलता है। ओके, और ये भी केस नहीं था जैसे जो मुगल्स के जो पोर्चुगीज के केस में मिलता था कि लार्ज नंबर ऑफ कन्वर्सन हमको देखने को मिलता है क्रिश्चियनिटी में। जो मुगल्स थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे कन्वर्ट करने में लार्ज नंबर्स ऑफ इंडियंस टू द रिलीजन। इसका रीजन क्या था, बेसिकली जो इंडिया में थे ऑलरेडी मैनी मुस्लिम्स थे। ओके, इसलिए वो लोग इस तरीके से कन्वर्जन भी नहीं करते थे। नाउ अगर हम एक्सेप्शन देखें औरंगजेब का, दैट इज अंडर मुगल एम्पायर में औरंगजेब जो रूलर है उनका एक्सेप्शन देखें तो सारे के सारे मोस्टली जितने भी जो रूलर्स हुए थे वो टॉलरेंट थे ऑफ ऑल रिलीजन्स जो कि एग्जिस्ट करते थे इंडिया में एट दैट टाइम। औरंगजेब के टाइम में कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलता है हमको। ओके, जो मुगल्स थे बेसिकली उनका जो रूल था इट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एम्पायर उनके अंडर में बनता है, और जो कि इंक्लूड करता है होल ऑफ इंडिया। तो मुगल जो एम्पायर है इट इंक्लूड और एनकम्पासेस होल ऑफ इंडिया एज वेल। ओके, और जो इंडिया का जो एक्सपीरियंस था बेसिकली वो अब करता है कि एक अनदर पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन एमर्ज होता है अंडर दी मुगल्स। ओके, जिसमें अगर हम एम्परर अकबर को देखें उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इमेंस है। So with this we completed our chapter. I hope you like this video. Please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day and stay safe.